मैं अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही के सिलसिले में उसके ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त आसिफ बिलग्रामी भी मौजूद था। नुदरत आसिफ बिलग्रामी की दोस्त थी। जब मैंने आसिफ से नुदरत का इंटरव्यू और चंद तस्वीर बनाने का जिक्र किया तो वो बिला पसोपेश मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गया। आसिफ एक बैंक में अहम ओहदे पर फाइज था। नुदरत भी उसी बैंक में मुलाजिम थी। मैं आसिफ से मिलने अक्सर उसके बैंक जाया करता था। उसी बैंक के वॉशरूम में मेरी पहली मुलाकात नुदरत से हुई थी। चौंकने की ज़रूरत नहीं, और ना ही मेरी तरफ से बदगुमान होने की ज़रूरत है, और ना ही अपने दिल में कोई बुरा ख्याल लाने की ज़रूरत है। वॉशरूम से निकलने के बाद जब मैं आसिफ के पास पहुंचा तो उसने मुझे देखकर हस्ब मामूल एक नए लक़ब से मुखातिब किया और अपनी कुर्सी से उठकर गर्मजोशी से हाथ मिलाया। यार, ये नुदरत कौन है? मैंने सवाल किया। मेरा सवाल सुनकर उसने चौंकने की अदाकारी की, फिर कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराया और मुझे गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला, क्या तुम वॉशरूम जा रहे हो? हाँ, गलती आज मुझसे सरजद हुई है, मैंने मेज़ पर कोनियात जमाते हुए कहा। इस धमाका खेज तारुफ के बाद तुमने उस लड़की के बारे में क्या राय कायम की? आसिफ ने अपने सामने रखे हुए चंद कागजात पर दस्तखत करते हुए मुझसे पूछा। मेरी जगह कोई और होता तो मुमकिन था कि वॉशरूम की दीवारों पर लिखी उन गंदी तहरीरों से कोई ख़राब राय कायम कर लेता, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हारे इस बैंक के सदर दफ्तर में जहनी बीमारों की कमी नहीं है। जहनी अय्याशी कहो, आसिफ ने गुस्से से कहा। कैसी कैसी शर्मनाक बातें लिखी हुई हैं उस गरीब के बारे में। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इसके पीछे मुख्तलिफ अवामिल कारफरमा होते हैं। सही तजिया तो कोई नफ्सियातदान ही कर सकता है। वैसे मेरे ख्याल में ऐसे लोग किसी महरूमी का शिकार होते हैं। नुदरत को मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस दफ्तर की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो बहुत पुरकशिश लड़की है, लेकिन तुमने ये अंदाज़ा किस तरह लगाया? वॉशरूम की दीवारों पर सबसे ज़्यादा जिक्र उसी लड़की का था। कौन है ये लड़की? मिलोगे उससे? आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं। वो बहुत अच्छी लड़की है, खरी और साफ। उससे मेरी दोस्ती है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उससे घरेलू ताल्लुकात हैं। वो मेरे यहाँ और मैं उसके घर आता जाता हूँ। एक अच्छे बैंक अफसर होने के साथ गुलकारी से लगाव है। बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाती है। तुम्हारी उससे मुलाकात होनी चाहिए। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, यार तुम अपने पर्चे के लिए उसका इंटरव्यू क्यों नहीं कर लेते? एक बैंक अफसर अगर अच्छा गाती है तो उसे हमारा पर्चा इंटरव्यू क्यों करे? हमारे पर्चे में नामवर गुलकारों को ही जगह मुश्किल से मिलती थी। ये बात मैं आसिफ को नहीं समझा सकता था, उससे कुछ कह नहीं सकता था। खैर, मैंने मुरव्वतन उससे मिलने और उसका इंटरव्यू छापने की हामी भर ली, और यूं बात आई गई हो गई। फिर कोई 5-6 माह बाद मैंने नुदरत को कराची के एक मकामी हॉल में गाते हुए सुना। मेरे हमरा आसिफ था, और वही मुझे इस राग रंग की महफिल में घसीट कर लाया था। ये नुदरत से मेरी दूसरी मुलाकात थी। इसमें कोई शक नहीं कि नुदरत की आवाज़ बहुत अच्छी थी। दाग की गज़ल उसने खूब गाई थी। मैं उस दिन से उससे खासा मुतासिर हुआ, लेकिन इतना मुतासिर नहीं कि अपने पर्चे के लिए उसका इंटरव्यू करने पहुंच जाऊं। अगले 3-4 माह बाद एक अजीब लहर आई। नुदरत का हर महफिल में जिक्र होने लगा। मौसीकी के प्रोग्राम उसके बगैर सूने लगने लगे। रेडियो टीवी पर उसका डंका बजने लगा। ये ठीक है कि नुदरत ने बहुत अच्छा गला पाया था, लेकिन उसकी शोहरत में सिर्फ उसकी आवाज़ का हाथ ना था, कुछ उसके हुस्न की भी करिश्मा साजी थी। आखिर मुझे वो दिन भी देखना पड़ा जब हमारे पर्चे के मुदीर ने नुदरत का इंटरव्यू और तस्वीर उतारने का हुक्म सादिर फरमाया। तब मुझे आसिफ का ख्याल आया, साथ ही शर्म भी आई। आसिफ ने तो कितना अरसा पहले उसका इंटरव्यू करने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने ही उसे गैर अहम जानकर टरखा दिया था। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो मैं उसे पहचान न सका। पहली नज़र में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस घर की मुलाजमा है और नुदरत के बारे में कुछ बताने आई है, लेकिन वो मुलाजमा ना थी, खुद नुदरत थी। इंतहाई मामूली से कपड़ों में, बालों में गर्द, चेहरे पर गर्द, हाथ पांव मिट्टी से अटे हुए। वो बड़ी सादगी से सलाम करके मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। सो रही थी क्या? आसिफ ने पूछा। नहीं भाई, घर की सफाई में लगी हुई थी, नुदरत ने सादगी से जवाब दिया। क्या आपको मालूम ना था कि हम आने वाले हैं? था। बड़ा मुख्तसर सा जवाब। फिर ऐसा करें, ज़रा झाड़ू अपने साथ ले आएं और 2-4 तस्वीरें झाड़ू देते हुए उतरवा लें। ये सुनकर वो बेसाख्ता हंस पड़ी और बड़ी मासूमियत से आसिफ की तरफ देखते हुए बोली, गुस्सा क्यों करते हैं? मुझे तैयार होने में चंद मिनट लगेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चंद मिनट लगते हैं या चंद घंटे। आप आसिफ की बातों पर यकीन मत कीजिएगा, नुदरत मुझसे मुखातिब होकर बोली। मैं अंदर जाकर चाय भेजती हूँ, आप लोग चाय पिएं।
इतनी देर में मैं तैयार होकर आती हूँ। उसके अंदर जाने के बाद अचानक मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर मेरी पुश्त पर थी और अपने इरशाद भाई उसे बगौर देख रहे थे। इरशाद भाई अपने पर्चे के फोटोग्राफर थे और ट्रांसपेरेंस बनाने में अपना सानी नहीं रखते थे। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही मेरे जिस्म में चींटियां सी काटने लगीं। मैं सोफे से उठकर उस तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। पूरे ड्राइंग रूम में यह अकलौती तस्वीर थी, 3 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी। लकड़ी के कीमती फ्रेम में मुज़य्यन रोगनी रंगों से बनी उस तस्वीर में एक बहुत बड़ा रीछ दिखाया गया था। उस रीछ ने एक औरत को उठाया हुआ था। उस तस्वीर पर नुदरत के दस्तखत सब थे। अभी हम लोग उस तस्वीर का जायजा ही ले रहे थे कि दरवाजे में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। नुदरत चाय की ट्रॉली लिए अंदर दाखिल हो रही थी। इतनी देर में उसका चेहरा धुल चुका था। वो आसिफ से चाय बनाने का कहकर फौरन ही वापस हो गई। तस्वीर देखी? आसिफ मुझसे मुखातिब था। हाँ, बहुत अच्छी तरह। क्या फरमाते हैं आप? इस तस्वीर को बनाकर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया गया है। सिर्फ बनाकर नहीं, इसे ड्राइंग रूम में लटका कर भी। तुमने ठीक ही कहा था। ये लड़की बड़ी साफ और खरी है। इसका जाहिर बातिन एक है। एक बात बताओ आसिफ, क्या इस घर में कोई मर्द नहीं? मैंने चाय में चमचा चलाते हुए पूछा। नहीं, कोई नहीं। क्या ये अकेली रहती है? नहीं, छोटी बहन इसके साथ रहती है। ये शादी क्यों नहीं करती? ये शादीशुदा है। शादीशुदा? मैं चाय पीते पीते रुक गया। ये तो इंकिशाफ है मेरे लिए। इस शादी के पीछे कोई अलमिया? मैंने प्याली मुंह से लगाते हुए पूछा। नुदरत की शादी 17 साल की उम्र में उसकी मां ने एक रीछ से कर दी थी। ये साथ निभा न सकी, जल्द ही अपने घर चली आई। मेरे जहन में बेशुमार सवालों ने अंगड़ाइयां लीं। मैं इस अलमिया से मुताल्लिक एक सवाल अपने होठों में लाना ही चाहता था कि नुदरत दरवाजे पर नमूदार हो गई। मुआफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ी। वो मुझसे मुखातिब थी। इंतज़ार की कैफियत से तो अभी हम लोग 2-4 नहीं हुए थे। आपने वाकई कमाल किया, इस कदर जल्द तैयार होकर आ गई। मैंने उसके चेहरे पर निगाह की। उसके चेहरे पर माहिराना मेकअप था और उसने गुलाबी रंग की साड़ी ज़ेब-ए-तन कर रखी थी। अब वो वाकई नुदरत लग रही थी, हसीन और पुरकशिश। पहले मैं तस्वीर बना लूं? इरशाद भाई कैमरा स्टैंड पर लगाते हुए बोले। हाँ ठीक है, मैंने कहा। मैं चाह रहा था कि नुदरत की बनाई हुई रीछ की तस्वीर भी किसी तरह एक्सपोज हो जाए, लेकिन मैं ये बात नुदरत के साथ अपने फोटोग्राफर से कह नहीं सकता था। आइए इरशाद भाई, आइए। इरशाद भाई ने नुदरत को उठने का इशारा किया और उन्होंने रीछ की तस्वीर के सामने ला खड़ा किया। मैंने दिल ही दिल में अपने फोटोग्राफर को दाद दी। इस तस्वीर के साथ आपको एक्सपोज कर लिया जाए तो कोई हर्ज तो नहीं? इरशाद भाई अपना कैमरा सेट करते हुए बोले। कर लीजिए एक्सपोज, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना होगा। आप इस तस्वीर को छाप नहीं सकेंगे। बात दरअसल यह है कि मैं कोई बाकायदा आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। ये तस्वीर एक तरह से मेरा ज़ाती इज़हार है। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई ज़ाती बात आपके पर्चे के क़ारीन तक पहुँचे। मेरा ख्याल है कि आप मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे, नुदरत ने बड़े नपे तुले अंदाज में कहा। इरशाद भाई ने मेरी जानिब इस्तफहामिया नज़रों से देखा। ठीक है, रहने दें। मैंने उनकी सवालिया निगाहों का जवाब दिया। 2-3 लिबासों में मुख्तलिफ तस्वीर उतारने के बाद जब नुदरत इंटरव्यू देने के लिए बैठी तो मेरे जी में आया कि सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में सवाल करूं, लेकिन ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। पहले उससे इधर उधर के सवालात करता रहा। आखिर एक जगह मौका गनीमत जानकर मैंने धीरे से पासा फेंका। ये तस्वीर आपने कितने दिन में मुकम्मल की? जी 3 माह में, नुदरत ने बड़े सपाट से लहजे में जवाब दिया। आप इस तस्वीर में क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या ख्याल है? उसने इंतहाई संजीदगी से पूछा। मैं समझ गया कि उसने ये सवाल सोचने का वक्त लेने के लिए किया है, फिर भी मुझे उसका कुछ ना कुछ जवाब तो देना था। मर्दों के बारे में आपका तसव्वुर कुछ तल्ख मालूम होता है। आप उन्हें दरिंदा सिफत ख्याल करती हैं, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वो बेख्तियार हंस पड़ी। ये कुछ अजीब सी हिस्ट्रियाई अंदाज की हंसी थी और इस हंसी में मुझे नादान तसव्वुर किए जाने का अंसर गालिब था। मैंने उसकी हंसी रुकने का बड़े सब्र से इंतज़ार किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। उसने हंसना बंद करके कोई बेसर पैर की बात छेड़ दी और उसे इतनी दूर जाकर छोड़ा कि मेरे सवाल की खाक भी बाकी ना रही। अब क्योंकि ये सवाल ज़ाती नौयत का था, इसलिए उसे मैंने दोबारा छेड़ना इखलाकी नुक्ता नज़र से मुनासिब न जाना। शायद वो चाहती भी यही थी। कुछ देर के बाद मैंने उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सवाल करना चाहा तो उसने सख्ती से रोक दिया। मैं इस मसले पर कोई बात नहीं करना चाहती। इसके जिक्र ही से मेरे तन बदन में आग लग जाती है, वो इंतहाई बेजारी से बोली। 2-4 रस्मी सवालात करने के बाद हमने नुदरत से इजाज़त चाही।
उसने उठते हुए बड़े खुलूस से मुआफ़ी मांगी और कहा कि बाज़ वक्त उसके आज़ा बेकाबू हो जाते हैं और इस रवैये पर बाद में उसे शर्मिंदगी होती है। वो हमें दरवाजे तक छोड़ने आई। आसिफ को उसने इसरार करके रोक लिया और इरशाद भाई अपनी गाड़ी में आ बैठे। फ्रॉड। गाड़ी में बैठते ही इरशाद भाई ने नारा लगाया, कहाँ है फ्रॉड? मैंने चारों तरफ देखा। ईमान से ये लड़की बड़ी फ्रॉड है। कैसे? मेरी निगाहों में सवाल था। आपने वो तस्वीर गौर से देखी थी? हाँ देखी थी, मैंने कहा। उस औरत का चेहरा भी गौर से देखा था? वो जिसे रीछ ने उठाया हुआ था, इरशाद भाई ने याद दिलाया। क्या था उसके चेहरे पर? मैंने पूछा। उसके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। उसके चेहरे पर इत्मीनान के जज्बात थे। सूरत हाल ने उसे दहशतज़दा करने के बजाय उल्फतज़दा बना दिया था। खुदा की कसम, ये लड़की ख्वाहिशों की मारी है, इंतहाई गैर मामूली ख्वाहिशों की दिलदाता, एकदम फ्रॉड। इरशाद भाई जोश में कहते चले गए और मेरे सामने सोचने का एक नया बाब खुल गया। रात तक नुदरत की हिस्ट्रियाई हंसी मेरा पीछा करती रही। उसकी बनाई हुई रीछ की तस्वीर बार बार निगाहों में घूमती रही। तमाम कामों से फारिग होकर जब मैं बिस्तर पर लेटा तो उस हौलनाक वाक़े की जुज़ियात मेरे जहन में ताज़ा होने लगीं। टंगपुर का वो पुरस्कार जंगल, पहाड़ी मजदूरों की वो झोंपड़ियाँ, तंग ऊंचे नीचे रास्ते, बहते चश्मे, उसमें पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर, उन पत्थरों पर मेरा अक्सर बैठना, दूर पहाड़ियों को तकना, हुस्ने फितरत से महसूस होना। वो 2 नाली स्पेन साख्ता बंदूक जिसकी नालियां कारतूसों से बहुत हमकिनार होती थीं, वो रात को जंगल की बीच पड़ाव पर सोना, रात भर आग का जलना और किसी जंगली जानवर की आवाज़ पर चौंक उठना, ये सब बातें मुझे तेजी से याद आ रही थीं, मेरे गिर्द हुजूम करती जा रही थीं। ये उन दिनों की बात है जब मैं अलीगढ़ में एमए का तालिब इल्म था। मेरे चचा हाजी मर्दान खान, जो बरेली में रिहाइश पजीर थे और जो बांसों के जंगलात के बड़े बड़े ठेके लेते थे, मुझे अरसे से जंगलात की ज़िंदगी देखने और शिकार खेलने की दावत दे रहे थे। आखिर मैं कुछ दिन उनके बुलावे के एहतराम और कुछ अपने शौक़ से मजबूर होकर बरेली जाने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त अलीगढ़ से बरेली के लिए 2 गाड़ियाँ चलती थीं, एक सुबह और एक शाम। मैंने शाम की गाड़ी का इंतखाब किया। ये गाड़ी सुबह तड़के बरेली पहुंचती थी। रात का सफ़र मैं आसानी से सोकर गुजार सकता था। इसके अलावा एक वजह यह भी थी कि मैंने अपने साथ बंदूक ले ली थी। बंदूक का लाइसेंस वालिद साहब के नाम था। वालिद साहब बड़ी मुश्किल से बंदूक देने के लिए राज़ी हुए थे, क्योंकि चेक होने की सूरत में लाइसेंस मनसूख होने का ख़तरा था। मेरी इस यकीन दहानी पर कि मैं बंदूक सिर्फ जंगल में निकालूंगा और इसे बहुत एहतियात से रखूंगा, उन्होंने बंदूक इनायत करने की हामी भर ली थी। साथ ही SG LG और छर्रों वाले कारतूस के डब्बे भी ला दिए। मैंने बंदूक मोड़कर डब्बे में बंद की। बंदूक का ये डब्बा बड़े बेंचों के डब्बे की तरह था। अब उसके चेक होने का बिल्कुल ख़तरा ना था। वैसे भी रात को फर्स्ट क्लास के डब्बे में TT वगैरह मुश्किल ही से आते थे, और यही सोचकर मैंने रात का सफ़र इख्तियार किया था। गाड़ी 5 बजे शाम प्लेटफॉर्म से रेंगती हुई निकली। मैं 2 बर्थों वाले कूपे में था। दूसरी बर्थ खाली पड़ी थी। गाड़ी क्योंकि चल पड़ी थी, इसलिए किसी बड़े स्टेशन के आने तक कोई और मुसाफिर आने का सवाल ही ना था। मैंने दरवाज़ा बंद करके अंदर से चटखनी चढ़ा ली और इत्मीनान से पांव फैलाकर बैठ गया। खुली खिड़की से मुझे भागते हुए दरख्त दिखाई दे रहे थे। मंजर की यकसानियत से तंग आकर मैंने सूटकेस से रिसाला निकाला और उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। रिसाला पढ़ते पढ़ते ऐसे ही मेरी नज़र सामने वाली बर्थ के नीचे पड़ी। किसी चीज़ पर जम गई। वो एक सुर्ख रंग की शॉल थी जिसे कोई मुसाफिर डब्बे में भूल गया था। बात अगर शॉल की हद तक ही होती तो कोई बात ना थी। मेरी तजस्सुस की मारी तबीयत ने बर्थ के नीचे एक कोने में पड़ी शॉल को पकड़कर बाहर खींचा तो वो वजनी सी मालूम हुई। उस शॉल के अंदर कोई चीज़ लिपटी हुई थी। या अल्लाह, क्या चीज़ है इसमें? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता शॉल को खोला। अचानक ही एक इंसानी हाथ फिसल कर बर्थ पर गिरा। ये किसी औरत का हाथ था जो कोहनी से कटा हुआ था और ताज़ा ताज़ा खून उसमें से बह रहा था। गोरे रंग के उस भरे भरे हाथ से औरत की उम्र 25-30 के दरमियान मालूम होती थी। हाथ काले रंग की चूड़ियों से भरा हुआ था। कलाई पर कहीं कहीं जख्मों के निशानात थे जो मुज़ाहमत के दौरान चूड़ियां टूटने से आए होंगे। मखरूती उंगलियों में एक भारी सी खूबसूरत सोने की अंगूठी थी। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों के सीने पर दंदनाती हुई चली जा रही थी। 2 मिनट के बाद एक हॉल्ट आने वाला था और इन 2 मिनटों में मुझे फैसला करना था। एक राह तो ये थी कि मैं जंजीर खींचकर गाड़ी रोकूं और गार्ड को यह हाथ पेश कर दूं। एक फर्शनास शहरी की हैसियत से मुझे करना भी यही चाहिए था, लेकिन यह बात मैं अच्छी तरह जानता था कि कटा हुआ हाथ पेश करते ही मेरा सालम हाथ पुलिस के हाथ में आ जाएगा।
और सदियों तक मुझे अदालत और थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा बगैर लाइसेंस की बंदूक मेरे पास थी। किस्मत खराब होते देर नहीं लगती। मुमकिन था कि यह मुसीबत मेरे ही गले पड़ जाती। तब मैंने फौरी फैसला किया और फरार में ही आफियत जानी। मैंने जल्दी जल्दी उस नाजुक हाथ को शॉल में लपेटा, बर्थ के नीचे फेंका और अपना सामान उठाकर कूपे से बाहर आ गया। गैलरी के आखिरी सिरे पर खुले दरवाजे में भूचाल की तरह दाखिल हो गया। ये एक 4 बर्थों का कूपे था और इसमें पहले ही 2 मुसाफिर मौजूद थे। ये एक नौब्याहता जोड़ा था और उन्होंने नीचे वाली दोनों बर्थों पर कब्जा किया हुआ था। एक पर कुछ मिला जुला सामान था जो फैला हुआ था और दूसरी बर्थ पर बजात खुद फैले बैठे थे। मेरी आमद को उन्होंने मुदाखलत बेजा तसव्वुर किया। उनकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी यही तसव्वुर करता, लेकिन मेरे साथ मजबूरी थी। मैं उन्हीं के साथ बैठकर अपने आप को महफूज समझता था। मैंने ऊपर बर्थ पर कब्जा जमा लिया। उनकी पेशानी की शिकनों को एक भरपूर मुस्कुराहट से बराबर करना चाहा, लेकिन इसका उन पर असर ना होते देखकर फौरन अपनी कीमती मुस्कुराहट पर स्टॉप मारा और बर्थ को अपनी जागीर समझकर पांव फैला दिए। इतने में हॉल्ट आ गया। मंजूर घड़ी पर गाड़ी 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती थी। वो साहिब जिनके दोनों हाथों पर गहरी मेहंदी लगी हुई थी अपने बर्थ से उठे और अभी आया कहकर बाहर निकल गए। मुझे ये बात समझने में ज्यादा देर न लगी कि वो साहिब जिनके हाथ की मेहंदी अभी मैली भी ना हुई थी अभी आया कहकर कहाँ गए हैं। उनके वापस आने तक गाड़ी में हरकत आ चुकी थी। वो साहिब खुश खुश अंदर आ गए, अपनी बीवी से आहिस्ता से कुछ कहा और वो फौरन ही खड़ी हो गईं। वो अच्छे कद और अच्छे जिस्म की लड़की थी, जबकि मेहंदी लगे हाथ का कद पस्ता और सूरत चश्मे बद दूर थी। उस लंगूर ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और अपनी हूर के साथ डब्बे से बाहर निकल गया। वो नहीं जानते थे कि उन्होंने इस केबिन से निकलकर किस मुसीबत को दावत दी है। मैं जानते हुए भी उनसे कुछ कह नहीं सकता था कि 2 बर्थों वाले कूपे में बदकिस्मती सोई हुई है। उन दोनों के बाहर निकलते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दोनों बर्थों के नीचे अच्छी तरह झांक कर देखा कि यहाँ तो कोई मुसीबत नहीं लेटी। खुदा का शुक्र था कि उस केबिन में लाश का कोई हिस्सा मौजूद ना था। मैंने आदत के मुताबिक फिर पांव फैला लिए। अचानक एक ख्याल जहन में कूंधा और मैं बड़ी फुर्ती से तड़प कर उठा और डरते डरते वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मोहतरमा बाथरूम में बराजमान हो। मेरे ख्याल के मुताबिक लाश के तमाम हिस्से इसी गाड़ी में होने चाहिए थे। कत्ल हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। हाथ की ताजगी बताती थी कि 2-2.5 घंटे पहले का हादसा है, लेकिन दिन दहाड़े ये कत्ल हुआ किस तरह? जो गाड़ी बरेली से दिन के 1:30 बजे अलीगढ़ आती थी, वही गाड़ी शाम को 5 बजे वापस हो जाती थी। इस अरसे में ये डब्बे शेड में खड़े रहते थे। इसी अरसे में लाश को इस डब्बे में डाल दिया गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। वॉशरूम में कोई ऐसी चीज़ न थी जिसे देखकर दिल की धड़कन तेज होती। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अपनी बर्थ पर नीम तराश हो गया। रिसाला खोलकर अभी वर्क करदानी शुरू ही की थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन आ गया? शायद कोई मुसाफिर, लेकिन गाड़ी तो अभी चल रही थी। मुसाफिर दरमियान में कहाँ से आ गया? अरे कहीं वो जोड़ा तो नहीं? मुमकिन है उन्होंने शॉल खोलकर देख ली हो। मैं तेजी से उठा, दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर न कोई मुसाफिर था, न वो नौब्याहता जोड़ा। टिकट चेकर साहिब खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने टिकट दिखाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रिसाला पढ़ते पढ़ते शाम गहरी हो गई। मैं रिसाला छोड़कर डूबते सूरज का मंजर देखने लगा। मगरिब में सुर्खी फैली हुई थी, जबकि सब्ज दरख्तों पर स्याही बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते जिंदगी के अलमबरदार को आसमान ने निगल लिया। सुर्खी स्याही माइल हो गई, यहाँ तक कि हर सू अंधेरा छा गया। सूरज गुरूब होने के साथ मेरा दिल हमेशा उदासी में डूब जाता है, लेकिन ये कैफियत 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहती। उस वक्त भी मुझ पर बेकैफी सी छा गई थी। अचानक ही डब्बा रोशन हो गया। बिजली जली तो दिल में फिर से किरण सी फूटी। सफ़र की वो रात इतना अरसा गुजर जाने के बाद मुझे आज भी याद है। रात का सफ़र मैंने सिर्फ इसलिए इख्तियार किया था कि आराम से सोता हुआ जाऊंगा, लेकिन इस जनाने हाथ ने वो हाथ दिखाया था कि नींद को किसी करवट करार नहीं आ रहा था। हर वक्त धड़का लगा रहा कि अब शॉल से हाथ बरामद हुआ, जंजीर खींची, डब्बे में खलबली मची और फिर वही पुलिस का चक्कर। सुबह किसी वक्त मेरी आंख लग गई। गहरी नींद में मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। नींद टूटी तो मैंने चुंधियाई हुई आंखों से हाथ हिलाने वाले को देखा। अरे! मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। घड़ी पर नजर की तो 7 बज रहे थे। गाड़ी कब की बरेली पहुंच चुकी थी।
मेरे सामने मेरे चचाजाद भाई रईस खान खड़े थे और मेरी हैरानी और परेशानी से महसूस हो रहे थे। खुदा का शुक्र अदा करो कि यह गाड़ी सिर्फ बरेली तक ही आती है, अगर आगे जाती तो तुम कहाँ पहुंचे होते मालूम है? रईस खान ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ये गाड़ी में तुम किस तरह सो लेते हो, अपनी समझ में नहीं आता। मैं पूरा 1 घंटे से तुम्हें तलाश कर रहा हूं, लेकिन आप डब्बे के अंदर किस तरह आ गए? दरवाज़ा तो अभी तक अंदर से बंद है। मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। इधर से। रईस खान ने खिड़की की तरफ इशारा किया। एक तो आज गाड़ी 1 घंटा लेट पहुंची, तो हजरत जी गायब। पूरी गाड़ी छान मारी। या अल्लाह, ये हमारा शेर कहाँ गायब हो गया? क्या मालूम था कि शेर कंपार्टमेंट का अंदर से दरवाज़ा बंद किए अपना सब कुछ बेचकर सोया हुआ है। अब जल्दी उठो यार, घर पर सब मुंतजिर होंगे। मैंने फौरन ही बर्थ से छलांग लगाई, जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। अचानक मेरे जहन में वो जनाना हाथ घूम गया। उस हाथ के साथ क्या हुआ? वो अब तक बरामद क्यों नहीं हुआ? हो सकता है मेरे बाद उस केबिन में कोई गया ही ना हो। उस नौब्याता जोड़े के बारे में महज मेरा ख्याल ही हो कि वो यहाँ से मेरे केबिन में गया है। अगर गए भी हों तो ये भी हो सकता है कि मेरी तरह चुपके से खिसक लिए हों। फिर तो वो हाथ उसी केबिन में पड़ा होगा। अरे यार, अभी तक नींद में हो? बाहर निकलने का दरवाज़ा उधर है और तुम इधर चले आ रहे हो। रईस भाई 1 मिनट, मैंने हाथ वाले केबिन की तरफ बढ़ते हुए कहा। उस केबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर दाखिल होकर बर्थ के नीचे झांका। अब वहां कुछ न था, न शॉल न हाथ। यहां क्या तलाश कर रहे हो? रईस खान अंदर आते हुए बोले। यहां मैं जो चीज़ तलाश कर रहा हूं उसी ने तो मुझे इतनी गहरी नींद सुला दिया। मैंने केबिन से बाहर निकलते हुए कहा। क्या चीज़ थी? क्या नींद की गोलियां थीं? रईस भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए बाहर निकल आइए, फिर बताता हूं क्या था यहां। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस हाथ के साथ क्या हुआ। वो कहाँ गायब हो गया? फिर उस हाथ में मुझे भारी सी सोने की अंगूठी का ख्याल आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुसाफिर अंगूठी के लालच में हाथ अपने सूटकेस में डालकर ले गया हो। फिर ख्याल आया कि अंगूठी की वजह से हाथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी। अंगूठी तो हाथ से उतारी भी जा सकती थी, लेकिन फिर वो पुरस्कार हाथ कहाँ गायब हो गया? स्टेशन से बाहर निकलकर जब मैंने रईस भाई को पूरा वाकया सुनाया तो उन्होंने मेरी तरफ बड़े अजीब अंदाज से देखा और बोले, यार तुमने कोई भयानक ख्वाब देख लिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख्वाब हकीकत मालूम होने लगते हैं। रईस भाई को इस सिलसिले में कुछ समझाना बेकार था। हकीकत तो यह है कि मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो हाथ आखिर गया कहाँ? आज भी जब ये वाकया याद आ गया है, और इससे पहले भी जब कभी याद आया तो जिस्म में सनसनी फैल गई, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो हाथ किसका था? कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया? मैं आज तक न जान सका। इस वाक़े को सुनने वाले सब यही कहते हैं, यार तुमने ख्वाब देखा होगा। अब तो कभी कभी मुझे भी ख्वाब का गुमान गुजरने लगता है। घर पहुंचकर मैं पहले खूब मज़े से नहाया। नाश्ता तैयार था, खूब डटकर नाश्ता किया। उसके बाद घर वालों से गपशप शुरू हो गई। चचा घर पर मौजूद ना थे, वो टंगपुर में कटाई की निगरानी कर रहे थे। रईस खान भी कल ही मेरी वजह से बरेली पहुंचे थे ताकि मुझे अपने साथ टंगपुर ले जाएं। प्रोग्राम तय ये हुआ था कि जीप से चलेंगे और फजर के वक्त बरेली से निकल खड़े होंगे। सुबह हम लोग नमाज पढ़ते ही जंगल की जानिब चल पड़े। रईस भाई और मेरे अलावा 2 मुलाजमीन भी थे जिन्हें रास्ते की हिफाजत और ज़रूरत के तहत साथ ले लिया गया था। शहर से निकलते ही रईस भाई ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी शुरू की। रफ्तार बढ़ाने से पहले मुझसे मुखातिब होकर बोले, तेज़ रफ्तारी से घबराते तो नहीं? नहीं, मैंने बड़ी लापरवाही से कहा, और इसकी वजह यह है कि मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, लूले लंगड़े होने से ज़रूर डर लगता है। इसलिए आप गाड़ी कहीं मारें तो अच्छी तरह मारें, खुदा ना करे। रईस भाई एकदम संजीदा हो गए। मेरा मतलब यह था कि अगर हम स्पीड से ना चले तो टंगपुर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, और रात का सफ़र दरिंदों से भरे जंगल में कुछ ज़्यादा खुशगवार ना होगा। ठीक है, अब गाड़ी दौड़ाइए, बल्कि उड़ाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी तरफ से मुतमईन होकर रईस भाई ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और यूं गाड़ी बहुत तेज़ चलने लगी। रईस भाई ने जंगल की बातें छेड़ दी। रईस भाई अगरचे उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़े थे, लेकिन उनके रख रखाव में बुजुर्गी ना थी। वो बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करने के आदी थे। वो बड़े दिलचस्प अंदाज में मुझे जंगलात के बारे में बता रहे थे। जिक्र बागों की कटाई से होता हुआ शिकारियात और शिकारियात से दरिंदों की आदतों तक जा पहुंचा। रईस भाई, कुछ रीछ के बारे में बताएं। रीछ?
रईस भाई ने एक लम्हा मुझे बड़े गौर से देखा। भाई रीछ बड़ा अजीब जानवर है। मेरा तो उससे बराह रास्त कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन शिकारियों से उसके बारे में बहुत सुन रखा है। ये बड़ा पुरस्कार जानवर है। अब तुम शेर को देखो तो उसकी शख्सियत सीधी साफ मालूम होती है। उसका रोब ताब, खन खरच, गुस्सा, जिस्म की कशिश, सब कुछ एक नज़र में सामने आ जाता है। लेकिन रीछ की शख्सियत बड़ी ढकी छुपी, तह तर तह तभी महसूस होती है। रीछ का पूरा जिस्म बड़े बड़े बालों में छुपा होता है। हमें उसकी थोतनी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। वो बड़ी पुरपेश शख्सियत का मालिक होता है। उसके जिस्म के रोए रोए में असरार छुपे होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि मसलन किसी एक जानवर को लो, चलो शेर ही को ले लो। क्या खाता है वो? रईस भाई ने सवाल किया। गोश्त, मैंने कहा। ठीक है, गोश्त खाता है, मान लेता हूं। अब ये बताओ, घास तो नहीं खाता, फल तो नहीं खाता? मैंने तो नहीं सुना। ये जो रीछ साहेब हैं, ये मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ खाते हैं, किसी एक चीज़ पर तकिया नहीं। मसलन सब्जी से शौक़ फरमाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, शहद के आशिक हैं, और कभी मूड हो तो गोश्त पर भी हाथ साफ कर जाते हैं। हैरत है। अभी कहाँ हैरत? हैरत तो आगे आएगी, जब तुम्हें मालूम होगा कि एक 9 फुट लंबा रीछ एक गाय को मुंह में दबाकर बड़ी आसानी से पहाड़ पर चढ़ सकता है। और हैरत उस वक्त होगी जब तुम्हें मालूम होगा कि उसकी नज़र बेहद कमज़ोर होती है, लेकिन सूंघने की क़ुव्वत बेपनाह होती है। ये खुराक खुसूसन शहद की तलाश में मीलों पैदल निकल जाता है। अगरचे शेर चीते की तरह जस्त नहीं लगा सकता, उनकी तरह तेज़ भी नहीं दौड़ सकता, इसके बावजूद छोटी छोटी जस्तों पर मुश्तमिल उसकी रफ्तार कम नहीं होती। दरख्तों पर आसानी से चढ़ सकता है, मुतवाज़ी तनों पर खड़े होकर चल सकता है। अपनी माद्दा से बाहर के मौसम में सिर्फ 1-2 मरतबा मिलता है, और जालिम इतना है कि रीशनी को मुसीबत में मुब्तला करके बिल्कुल अलग हो जाता है। पलट कर भी नहीं देखता कि उसकी माद्दा किस हाल में है, हत्ता कि अपने बच्चों को भी देखने नहीं आता। रीशनी साल में 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे खरगोश के बराबर होते हैं। रीशनी एक तवील अरसे तक बगैर कुछ खाए पिए अपने बच्चों की परवरिश करती है। रईस भाई, आप तो खासी मालूमात रखते हैं रीछ के बारे में। हाँ, और सुनो, बराए नाम दुम वाले इस जानवर की ज़बान खासी लंबी होती है। इसको चीज़ों को चाटने का शौक़ होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बालों और नाखूनों से जादू हो सकता है। ये 100 बलाओं की एक बला होता है। पहाड़ी मजदूर अपने बच्चों को उसकी पीठ पर बिठाकर उन्हें बलाओं से महफूज करते हैं। मैंने सुना है कि रीछ को औरतों से बड़ी दिलचस्पी होती है। वो उन्हें उठाकर ले जाता है। इस बात में कहाँ तक सदाकत है? मैंने झिझकते झिझकते सवाल किया। हाँ, इस मामले में रीछ खासा बदनाम है, और बदनाम है तो इसकी कोई वजह तो होगी। अफसाने यूं ही तो नहीं बन जाते। कहा जाता है कि अगर औरत उसकी गिरफ्त में आ जाए तो फिर वो उसे नहीं छोड़ता, उठा कर ले जाता है और उसके पांव चाट चाट कर उसे चलने फिरने से माजूर कर देता है, और फिर वो खबासत पर उतर आता है। दोपहर को खाने के लिए हम लोग रास्ते में एक होटल पर रुक गए। खाने से फारिग होकर फिर सफ़र का आगाज़ हुआ। टंगपुर हम शाम गहरी होते होते पहुंच गए, और ये करिश्मा रईस भाई की तेज़ रफ्तारी का था। पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते मजीद 1 घंटा लगा, और ये सफ़र हमने पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलकर किया। जंगल की साएं साएं तारीकी, टॉर्चों की धीमी रोशनी, 4-5 आदमी, एक राइफल, एक बंदूक। अगरचे इस इलाके में दरिंदों का गुजरना था, फिर भी खौफ महसूस होता रहा। चचा जान मुझे देखकर खासे खुश हुए। खाने का इंतज़ाम उन्होंने पहले ही कर रखा था। हमने पहुंचते ही हाथ मुंह धोया और दस्तरखान पर आसन जमा कर बैठ गए। लालटेन की रोशनी में क्या खाया ये तो मालूम नहीं, बहरहाल जो कुछ खाया खासा मज़ेदार था। खाने के बाद सफ़र की थकन ने आंखों में नींद बनकर उतरना शुरू किया, और मैं घास के बेहद नर्म बिस्तर पर पड़कर सो गया। हम दोनों खासी देर से उठे। दिन चढ़ चुका था। हम दोनों ने ज़रूरियात से फारिग होने के लिए चश्मे की तरफ रुख किया। जब हम आधा मील का दुश्वार गुजार रास्ता तय करके चश्मे पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर जी खुश हो गया। पहाड़ियों के दरमियान बहता हुआ यह चश्मा हुस्ने फितरत का हसीन नमूना था। चश्मे का साफ शफाफ पानी, उसमें पड़े हुए पत्थर देखने की चीज़ थे। हम लोग नहा धोकर वहां से पड़ाव में वापस आ गए। दोपहर को रईस भाई और चचा जान किसी ज़रूरी काम से फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलने गए। मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर कंधे पर बंदूक रखकर चश्मे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई पहाड़ी मर्द और औरतें मिलीं। वो मुझे आता देखकर सलाम करते और फिर अदब से एक तरफ हो जाते। मेरे गुजरने के बाद वो फिर अपनी राह पर हो लेते। शायद उन्हें मालूम हो गया था कि मैं ठेकेदार का भतीजा हूँ। अभी मैं चश्मे पर पहुँच भी न पाया था
कि किसी ने चलते चलते पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं समझा शायद रईस भाई आ गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मैं अचानक जिस संगीन सूरत हाल से दो चार हो गया था उसका तसव्वुर मैं ख्वाब में भी नहीं कर सकता था। मेरी आंखें जो कुछ देख रही थीं वो नाकाबिल यकीन था। मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोकने वाला एक भयानक ख्वाब की तरह मेरे सामने खड़ा था। वो कौन था? वो एक देवकामत रीछ था। नहीं, वो रीछ नहीं था। उसके बाल जरूर रीछ जैसे थे, बड़े बड़े एकदम काले। क्या वो इंसान था? नहीं, वो इंसान भी नहीं था। उसका चेहरा जरूर इंसानों से मिलता जुलता था, लेकिन फिर वो क्या था? रीछ नुमा इंसान या इंसान नुमा रीछ? वो जो कुछ भी था बड़ा ही हैबतनाक, और मैं उसकी मुकम्मल गिरफ्त में था। उस वक्त मैं जहां खड़ा था वो मुश्किल से 2 फुट चौड़ी पगडंडी होगी। उस पगडंडी के एक तरफ 100 फुट गहरी खाई थी और दूसरी तरफ कई 100 फुट ऊंची पहाड़ी। अगर ये रीछ नुमा इंसान मेरे साथ इंतहाई शराफत से पेश आता, मुझे कुछ ना कहता, सिर्फ इतना करता कि मुझे पगडंडी से हटाकर आगे बढ़ जाता, तो मेरा खाई में गिरकर अल्लाह को प्यारा हो जाना यकीनी था। मेरे कंधे पर अगरचे बंदूक रखी थी और उसमें 2 ताकतवर कारतूस भी पड़े हुए थे, लेकिन बंदूक को कंधे से उतारने की इजाज़त न थी। उस अजीबुल खलकत मखलूक ने मुझे अचानक ऐसा जकड़ा था कि मैं कलिमा पढ़ने के सिवा कुछ न कर सकता था। सो मैंने ऐसा ही किया। आंखें बंद करके अल्लाह को याद किया, अपने अगले पिछले गुनाहों की मुआफ़ी मांगी। अभी ये मुआफ़ी तलाफ़ी का दौर चल ही रहा था कि मैंने अपने कंधे को हल्का महसूस किया। मैंने फ़ौरन आंखें खोलीं। क्या देखता हूं कि वो सितमगर पहाड़ी पर दरख्तों के तनों में झूलता ऊपर चढ़ा चला जा रहा है। बंदूक को कंधे से उतारकर खुदा का शुक्र अदा किया। इस अचानक मुलाकात ने मेरे आसाब को बुरी तरह मुतासिर किया था। मेरे हवास अभी तक बहाल न हुए थे। मैं तेजी से पड़ाव की तरफ चला जा रहा था। एक मुश्किल ये थी कि इन दुश्वार गुजार रास्तों पर तेजी से चलना भी आसान न था। जब कोई पगडंडी आ जाती जिसके एक तरफ खाई और दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ियां होती तो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था। जंगल की जिंदगी देखने का आगाज अभी हुआ ही था कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए थे। रईस भाई ने तो मुझे ये बताया था कि जंगल की कटाई शुरू होते ही जंगली जानवर इस इलाके को खाली कर जाते हैं। इंसानों की आमद इनके लिए मौत का पैगाम होती है। लेकिन मेरी मुलाकात पहले ही दिन एक ऐसे अफरीद से हो गई थी जो 100 दरिंदों का एक दरिंदा था और इंसानों से भरे इस जंगल में दंदनाता फिर रहा था। थोड़ा आगे चला हूँगा तो मुझे मुंशी नजर आया। वो मेरे दाएं जानिब वाले रास्ते से कहीं ऊपर से आ रहा था। मुझ पर नजर पड़ते ही तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ मेरी तरफ आया। सलाम साहब। मुझे सलाम करके उसने बड़े मौतबाना अंदाज में बंदूक मेरे हाथ से लेनी चाहिए। अरे नहीं मुंशी, ठीक है, इसे रहने तो मेरे पास, मैंने बंदूक को कंधे पर रखते हुए कहा। नहीं साहब, ये नहीं हो सकता। मुलाजिमों के होते हुए आप बोझ उठाएं। लाइए, दीजिए बंदूक, उसने बड़े खुलूस से कहा और मेरा जवाब सुने बगैर ही उसने बंदूक अपनी गिरफ्त में ले ली। मुंशी, बंदूक लोड है, मैंने उसे खबरदार किया। फिक्र ना करें साहब, मैं कारतूस निकाल लेता हूँ। ये कहकर उसने कारतूस निकालने के लिए बंदूक ऊपर उठाई। यहाँ आसपास तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या चश्मे की तरफ गए थे? मुंशी, बंदूक लोड रहने दो, मैंने फिक्रमंद लहजे में कहा। क्यों साहब, खैर तो है? इस इलाके में तो आपको कोई चीज़ शिकार करने को ना मिलेगी। वो हंसते हुए बोला। लेकिन शिकार होने से तो बचाएगी, मैंने कहा। क्या मतलब साहब? मैं समझा नहीं। उसने बंदूक खाली किए बिना ही अपने कंधे पर रख ली। आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुंशी चचा जान का सबसे पुराना मुलाजिम था, बल्कि एक तरह से चचा ही ने उसे पाला था। जंगलात का तमाम हिसाब किताब उसी के पास था। शायद इसीलिए उसका नाम मुंशी पड़ गया था। हिसाब किताब के अलावा मजदूरों की ज़बान पर आसानी बोल सकता था। वो उन्हीं में घुला मिला रहता था। पहाड़ी मजदूर उससे बहुत खुश थे। इस तरह वो कम दामों में ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे लिया करता था। मुंशी, क्या तुम यहाँ के तमाम इलाकों से वाकिफ़ हो? हाँ जी, इस जंगल में हम कई सालों से ठेके ले रहे हैं। पहले साल तो ज़रा कुछ दिक्कत हुई थी। नावाक़ियत की बिना पर हमारे 2-3 मजदूरों को जंगली जानवरों ने खा लिया था। लेकिन अब तो अल्लाह का फजल है, जंगली जानवरों का दूर दूर तक पता नहीं, और मैं कटाई के तमाम इलाकों से वाकिफ़ हूँ। मुंशी ने बड़े एतमाद से मुझे देखते हुए कहा। मुंशी, मैं अभी चश्मे की तरफ गया था, लेकिन रास्ते में ही से वापस आ गया हूँ। क्यों साहब, वापस क्यों आ गए? वापस इसलिए आ गया मुंशी के अकेला जाने की हिम्मत ना हुई। क्या वजह हुई साहब? मुंशी की पेशानी पर लकीरें उभर आईं। ना हमवार और तंग रास्तों पर आपके लिए चलना दुश्वार होगा। कोई बात नहीं साहब,
शुरू शुरू में मैदानी लोगों का यही हाल होता है, 2-3 दिन में आप रवां हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर यही सूरत हाल रही तो मैं कहीं यहाँ से रवाना ना हो जाऊं। ऐसा क्या हुआ साहिब, कुछ तो बताएं। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस इलाके में तुमने कोई गैर मामूली चीज़ देखी या किसी मजदूर से कुछ सुना? मैंने उससे सवाल किया। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन मेरे सामने आ गई है एकदम अनोखी, नाकाबिले यकीन बात। इस मर्तबा मुंशी ने मुझसे कोई सवाल ना किया, सिर्फ मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जो रीछ था, या यूं कहो कि मैंने एक ऐसा रीछ देखा जो आदमी था। क्या कह रहे हैं साहिब? मुंशी मेरी बात सुनकर परेशान हो गया। जब मैंने मुंशी को पूरी तफसील से बताया तो वो मजीद परेशान हो गया। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे जाए वारदात पर चलने की फरमाइश करेगा। शायद इसीलिए उसने सामने से गुजरते हुए 2 मजदूरों को आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। उसने मजदूरों से पहाड़ी जबान में कुछ बात की और बंदूक मेरे हाथ में थमाकर वो उन मजदूरों के साथ रफू चक्कर हो गया। मैं उसे देखता ही रह गया। जान सबको प्यारी होती है, लेकिन इतनी प्यारी होती है ये आज ही मालूम हुआ। खैर, मैं बंदूक मजबूती से पकड़े चारों तरफ चौकन्ना अंदाज में देखता हुआ पड़ाव में आ गया। पड़ाव उस झोपड़ी का नाम था जिसमें 2 लकड़ी के बेहद मजबूत संदूक, एक लालटेन और इसी तरह की चंद ज़रूरी अशिया मौजूद थीं। उस झोपड़ी में चचा जान, रईस भाई और मैं रिहाइश पजीर थे। इस गुंजान जंगल में रिहाइश की ये आसाइश किसी ऐश से कम ना थी। हमारी झोपड़ी से 100 गज के फासले पर पहाड़ी मर्द और औरतों की झोपड़ियाँ थीं। शाम होते ही उन झोपड़ियों में रौनक लौट आती थी। एक हंगामा सा मच जाता। कटाई का काम ऐसे वक्त बंद कर दिया जाता था कि तमाम मजदूर अंधेरा फैलने से पहले अपने अपने ठिकानों पर लौट आएं। मजदूर मर्द औरत अपने ठिकानों पर लौटते तो खूब शोर मचाते। हमारी झोपड़ी तक उनकी ज़ोर ज़ोर से बातें करने और हंसी ठट्टे की आवाज़ें साफ सुनाई देती। कभी ढोल पीटने की आवाज़ आती और साथ ही औरतों और मर्दों के गाने की आवाज़ें सुनाई देती। ये लोग अपनी झोपड़ियों के आगे आग जलाकर उसके गिर्द बैठ जाते और देर तक गाने बजाने में मसरूफ़ रहते। दिन भर की थकन उतारने का उन गरीबों के पास यही एक जरिया था। कभी ज़्यादा मूड में होते तो उठकर रक्स करने लगते। झोपड़ी खाली थी। मैं बंदूक एक कोने में खड़ी करके नर्म तबीस बिस्तर पर लेट गया और रिसाला पढ़ने लगा। रिसाला पढ़ते पढ़ते जाने कब नींद आ गई। आँख खुली तो चचा जान और रईस भाई आ चुके थे। कहो भाई, कहीं बाहर घूमने नहीं निकले? चचा जान ने मुझे जागता देखकर पूछा। आप लोगों के जाने के बाद मैं चश्मे की तरफ गया था। मैं उठता हुआ बोला। बहुत खूबसूरत जगह है वो। हाँ, जगह तो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि वहाँ से उठने का जी नहीं चाहता, लेकिन रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है। वहाँ पहुँचने के लिए कई पुलिस रात से गुजरना पड़ता है, और आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कहीं फिसल गए थे क्या? रईस भाई ने पूछा। नहीं, फिसला नहीं। मैं चश्मे की तरफ बड़े इत्मीनान से चला जा रहा था कि किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोक लिया। कौन था वो? फिर मुझ पर जो बीती थी वो तमाम तर जुजियात के साथ कह सुनाई। उस रीच इंसान का जिक्र सुनकर दोनों सन्नाटे में आ गए। और क्यों ना आते, बात ही ऐसी थी। भाई, कुछ समझ में नहीं आता। चचा जान कुछ देर खामोश रहने के बाद रईस भाई से मुखातिब होकर बोले। समझ में तो खुद मेरे भी नहीं आया। रईस भाई ने अपनी कैफियत बयान की। ये ठीक है कि इस जंगल में हर तरह के जंगली जानवर मौजूद हैं, लेकिन वो जंगल में इंसानों की आमद के बाद कहीं अंदर चले जाते हैं। 3 साल से तो इस इलाके का ठेका ले रहा हूं, कभी कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई। कोई कहे मैंने रीछ देखा है तो उसके बारे में यकीन किया जा सकता है। मुमकिन है कोई रीछ शहद की तलाश में इस तरफ निकल आया हो, लेकिन तुमने जिस तरह की मखलूक देखी है उसका तो सिरे से कोई वजूद ही नहीं। पता नहीं तुमने क्या देख लिया। चचा जान ने आखिर अपने दिल की बात कह दी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। अगर मैं उस अफरीद को बचश्मे खुद न देखता तो शायद मेरी भी यही कैफियत होती। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात मेरे साथ क्यों पेश आ रहे थे। अभी वो ट्रेन वाला मुअम्मा ही हल ना हो सका था कि इस अफरीद ने मुसीबत खड़ी कर दी थी। मैं बेयकीनी के हिसार में मुक़ीद हो गया था। आखिर क्या चीज़ थी वो? चचा जान जैसे खुद से हम कलाम थे। इस मसले पर मुंशी से बात करनी चाहिए। मुंशी का नाम सुनकर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने जब चचा जान को मुंशी के बंदूक लेने और फिर खामोशी से दुम दबाकर भागने का मंजर बताया तो वो मुस्कुराए बगैर न रह सके। ये लोग बड़े तोहम परस्त होते हैं, उसने कोई जिन भूत समझ लिया होगा। रईस भाई ने राय दी। क्या पता ऐसा ही हो। चचा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे क्या बात करते हैं अब्बा जान आप,
क्या आप भी तोहम परस्तों में से हो गए? रईस भाई ने संजीदगी इख्तियार की। यह सिर्फ एक ख्याल था जिसकी सदाकत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आओ ज़रा बाहर चलकर देखते हैं। मुझे डर है कि कहीं मुंशी ने मजदूरों से इस वाक़े का जिक्र न कर दिया हो। अगर ऐसा हो गया तो मजदूरों में दहशत फैल जाएगी। वो लोग काम छोड़कर बैठ जाएंगे। पहले मुंशी से बात कर लें, उसे समझाकर फिर चश्मे की तरफ ले चलेंगे। मुमकिन है कि वो बला कहीं आसपास ही हो। रईस भाई ने राइफल उठाते हुए कहा। मैंने रईस भाई को राइफल उठाता देखकर कारतूसों की पेटी गले में लटकाई और बंदूक कंधे पर रखकर उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। बेटे, अकेले मत जाना, अपने साथ 2-4 मजदूर ले लेना। चचा जान ने हमें कमर कसता देखकर हिदायत फरमाई। हम दोनों जी बेहतर कहते हुए बाहर निकल आए। पहले हमने मुंशी को उसकी झोपड़ी में देखा। वो वहां मौजूद ना था। रईस भाई को उसका दूसरा ठिकाना मालूम था। हम दोनों उस तरफ चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद मुझे सामने से एक पहाड़न आती हुई दिखाई दी। उसके सर पर बांसों का गट्ठर था और वो बड़ी बेतकल्लुफी से ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते पर चलती हुई आ रही थी। उसकी चाल में हिरनियों जैसी तेजी थी। इस मजदूर औरत को देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूं। इसके सर पर कितना वजन है, कुछ अंदाजा कर सकते हो? 10-20 सेर तो होगा ही, मैंने कहा। वो औरत अब हमारे नज़दीक आ चुकी थी। उसने ठेकेदार के बेटे और भतीजे को देखा तो एहतरामन खड़ी हो गई ताकि हम लोग आसानी से गुजर जाएं। रईस भाई ने इशारे से उससे कुछ कहा। उसने इशारा समझते ही गट्ठर ज़मीन पर फेंक दिया। ज़रा उठाकर देखो। रईस भाई तमाशे पर उतर आए। ज़्यादा वजनी तो मालूम नहीं होता, ये कहकर जब मैंने गट्ठर उठाने के लिए जोर लगाया तो वहीं का वहीं रह गया। वो गट्ठर इतना वजनी होगा इसका मुझे अंदाज़ा न था। मैं उसे ज़मीन से बालिश भर भी ऊंचा ना उठा पाया। वो 1-1.5 मन से क्या कम होगा। तब मुझे उस पहाड़ी मजदूर औरत की जफाकशी और महारत का इल्म हुआ। हमारे लिए तो इन ऊंचे नीचे खतरनाक रास्तों पर खाली हाथ चलना ही मुश्किल था कि ये औरतें न सिर्फ इतना वजन सर पर लादतीं बल्कि चलती भी इस रवानी से कि दौड़ने का गुमान होता। फिर रईस भाई ने यह बताकर मजीद परेशान कर दिया कि ये औरतें अपने मर्दों से कहीं ज्यादा बोझ उठा लेती हैं। तब मुझे अपने शहर की औरतें याद आईं और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट भर गई। अगर हमारी औरतों को चंद दिन ऐसा काम करना पड़े तो शायद उनमें से एक भी जिंदा ना बचे। बांसों के इस गट्ठर को मैंने और रईस भाई ने सहारा देकर उस औरत के सर पर रखा। गट्ठर सर पर आते ही उस औरत के जिस्म में बिजली सी भर गई और तेज तेज कदम उठाती हुई अपनी राह चली गई। मैं आंखों से ओझल होने तक उस औरत को देखता रहा, उसकी जफाकशी को सलाम करता रहा। इस जंगल में सांप बहुत हैं, रईस भाई ने चलते चलते इंकिशाफ किया। फिर तो आए दिन मजदूर मौत का शिकार होते होंगे? नहीं, बहुत कम। क्यों? मैंने सवालिया निगाहों से रईस भाई को देखा। क्या इस जंगल के सांप जहरीले नहीं होते? बेहद जहर भरा होता है इन सांपों में, लेकिन इनकी खुसूसियत यह है कि ये इंसानों पर हमला नहीं करते। अगर इन्हें छेड़ा जाए तो फिर बख्शते नहीं। अभी ये जिक्र चल ही रहा था कि ऊपर से मुंशी आता हुआ दिखाई दिया। हालत ये थी कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। 2 मजदूर आगे, 2 मजदूर पीछे और दरमियान में खुद सहमे सहमे चले आते थे। हम पर नज़र पड़ते ही ज़रा संभलने की कोशिश की, गर्दन अकड़ाई, सीना फुलाया और अगले 2 मजदूरों को हटाता हुआ दौड़कर हमारी तरफ आया। वो मजदूर वहीं रुक गए। छोटे साहिब किधर जा रहे हैं? तुम्हारी ही तलाश में निकला था मुंशी। जी हुक्म। मैंने महसूस किया कि मुंशी मुझसे नजरें मिलाने से कतरा रहा है। मैंने छेड़ने की खातिर उसे सलाम किया। मेरे इस सलाम से रईस भाई बहुत महसूस हुए। मुंशी बेचारा छेंप किया। मुंशी, तुमने इस वाक़े का मजदूरों से तो जिक्र नहीं किया? नहीं छोटे साहिब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं कि मजदूरों में ये सुनते ही दहशत फैल जाएगी। इन मजदूरों को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहे थे? पड़ाव की तरफ। आओ ज़रा हमारे साथ चलो, इन मजदूरों को भी साथ ले लो। किधर छोटे साहिब? चश्मे की तरफ, रईस भाई ने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा। चश्मे का नाम सुनकर मुंशी अंदर ही अंदर पानी की तरह बह गया। फिर अचानक उसे मर्द होने का एहसास हुआ तो उसने हिम्मत करके पहाड़ी जबान में उन मजदूरों को अपने पास बुलाया और उन्हें छोटे साहिब के साथ चलने का इशारा किया। मजदूर खुशी खुशी हमारे साथ हो लिए। सबसे आगे रईस भाई, उनके पीछे मैं, मेरे पीछे 2 मजबूत मजदूर और दरमियान में मुंशी पहले की तरह। मैं पलटकर कभी कभी मुंशी को देख लेता तो वो कुछ परेशान सा हो जाता। मैं सोचने लगा कि इस जंगल में जहाँ जगह जगह खतरा है, ये मुंशी किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। ये जिंदगी भी खूब शय है, हर सूरत में गुजरती है, चाहे डर कर चाहे बहादुरी से। जब हम उस मकाम पर पहुंचे जहां उस रीछ इंसान से मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरे जिस्म पर सख्ता सा तारी हो गया।
उसका बालों भरा लंबे लंबे नाखूनों वाला हाथ मुझे अपने कंधे पर रखा हुआ महसूस हुआ। आप ही आप मेरी गिरफ्त बंदूक पर मजबूत हो गई। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। यही है वो जगह। रईस भाई ने उस जगह का बगौर मुआयना किया, थोड़ा सा ऊपर चढ़कर भी देखा, लेकिन कोई ऐसी चीज नजर न आई जिससे उसके वजूद का एहसास होता। वैसे जमीन पथरीली थी, उस पर कदमों के निशान ढूंढना बेकार ही था। क्या ख्याल है, पहाड़ी पर चढ़ा जाए? रईस भाई ने ऊपर देखते हुए कहा। मेरे लिए तो ऊपर जाना मुश्किल है। मैंने दुश्वार गुजार राह को देखा। क्या आप आसानी से चढ़ सकेंगे? चढ़ तो जाऊंगा, उतरना जरा मुश्किल होगा। तुम ऐसा करो, मुंशी के साथ यहीं ठहरो, मैं मजदूरों को लेकर ऊपर जाता हूं। क्या वो अब तक ऊपर बैठा होगा? मैंने ख्याल जाहिर किया। बेकार है आपका ऊपर जाना, आइए चश्मे तक हो आते हैं, मुमकिन है वो हमें चश्मे में नहाता हुआ मिल जाए। मेरी बात रईस भाई की समझ में आ गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और हम सब चश्मे की तरफ चल पड़े। इस मर्तबा मुंशी मेरे पीछे आ गया। पूरा रास्ता खैरियत से गुजरा। चश्मे पर भी कुछ न था, हर तरफ पुरसुकून खामोशी छाई हुई थी। तब अचानक ही मेरी नज़र चश्मे के उस पार दरख्तों के झुंड पर पड़ी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हम दोनों की बैक वक्त उस पर नज़र पड़ी। वो बड़े सुकून से खड़ा था और उसे हमारी आमद का भी एहसास न हुआ था। गोली चलाओ, रईस भाई ने मुझे इशारा किया। यह बंदूक की जद से बाहर है, आप चलाएं गोली, मैंने अपनी बंदूक कंधे से उतारते हुए कहा। इतनी देर में उसमें हरकत हुई। वो आहिस्ता रवि से आगे बढ़ा। अभी वो 2-4 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि धमाका हुआ। राइफल की नाल गोली उगल चुकी थी। फिर मैंने उसे गिरते देखा, साथ ही रईस भाई का नारा मस्ताना सुनाई दिया। हम सब उस तरफ दौड़ पड़े। मैंने देखा कि मुंशी हम सबसे आगे है, मजदूरों से भी आगे। मजदूरों के पीछे रईस भाई थे और सबसे आखिर में मैं। चश्मा पार करते हुए कई बार पत्थरों से फिसला, पानी में गिरा, गिरता पड़ता आखिर चश्मा पार कर ही गया। जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो रईस भाई को चाकू चाकू पुकारते सुना। फिर मैंने मुंशी को अपनी वॉस्केट की जेब से चाकू निकालते हुए देखा। यह एक 6 इंच लंबा खटके से खुलने वाला रामपुरी चाकू था। मुंशी ने बड़ी फुर्ती से उसे दबोच लिया। मजदूरों ने उसकी मदद की। मुंशी ने आनन फानन उसके गले पर चाकू चला दिया। आखिर उसके तड़पते जिस्म को करार आ गया। गोली उसके जिस्म में पेवस्त हो गई थी। जख्म इतना सख्त था कि वो गोली लगने के बाद मुश्किल से 4-6 कदम भी न चल सका। मैं मुंशी की सूरत बड़े गौर से देख रहा था। ये वही मुंशी था जिसका कुछ देर पहले खौफ से बुरा हाल था। अब वही मुंशी कितना बदला हुआ नजर आ रहा था। चीतल की खाल से अपना खून आलूद चाकू साफ करते हुए उसके चेहरे से किरणें फूट रही थीं। मुझे बाद में मालूम हुआ कि चीतल को देखकर मुंशी के चेहरे से खुशी क्यों छलकी पड़ी थी। असल में ये सारा करिश्मा गोश्त का था। इस जंगल में गोश्त का मैसर आना ऐसा ही था जैसे चील के घोंसले से मांस का मिल जाना। रात को जब दस्तरखान पर मुंशी ने चीतल का गोश्त सजाया तो उस भुने हुए गोश्त को खाकर जी खुश हो गया। मुंशी ने यह गोश्त बहुत मेहनत से पकाया था और इतना लजीज था कि मैं ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खा गया। खाने से फारिग होकर मुंशी ने बताया कि आज पूरनमाशी की रात है। ये पहाड़ी मजदूर रक्स और सुरूर की महफिलें जमाएंगे। आप लोग आना चाहें तो मैं इंतज़ाम कर दूंगा। रईस भाई को गाने बजाने से कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी, लेकिन उन्होंने मेरी खातिर मजदूरों के इस जश्न में शमूलियत की हामी भर ली। चांद रोशन होते ही ढोलक पर थाप पड़ी। एक तरफ अलाव रोशन था। अलाव के सामने एक मजबूत जिस्म का पहाड़ी मजदूर बांसों के गट्ठर पर बैठा हुआ ढोल पीट रहा था और 4 मर्द 4 औरतें ढोलक की थाप पर रक्सां थे। एक तरफ ज़रा ऊंची सी जगह पर कुछ औरतें और मर्द बैठे गा रहे थे। बाकी औरतें, मर्द और बच्चे तमाशाई की हैसियत से बड़ा जमान थे। हमारे बैठने के लिए मुंशी ने ज़मीन पर घास का बिस्तर सा बिछा दिया था। मैं और रईस भाई खामोशी से उस मखसूस जगह पर बैठ गए। ये रक्स, ये गाना बजाना मेरे लिए खुशगवार तजुर्बा था। मुझे ये सब कुछ फिल्म की तरह दिखाई दे रहा था। मैं बहुत दिलचस्पी से इस पूरे मंजर को अपनी आंखों में समो रहा था। कुछ देर बाद हमें 2 प्यालों में एक मशरूब पेश किया गया। ये किसी फल का रस मालूम होता था, लेकिन मैं पहचान न सका कि ये किस फल का रस है। अभी हम मशरूब घूंट घूंट अपने अंदर उतार ही रहे थे कि मुंशी हमारे करीब आया और रईस भाई से मुखातिब होकर बोला, छोटे साहब, ये लोग आप दोनों को हार पहनाना चाहते हैं। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। क्यों भाई? रईस भाई ने मुझे देखा। हार कौन पहनाएगा? मैंने मुंशी से पूछा। 2 लड़कियां रक्स करती हुई आपके सामने आएंगी और आप लोगों के गले में हार डालकर वापस चली जाएंगी। ये एक तरह से अकीदत का इजहार होगा। मुंशी, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़कियां हमें बरमालाएं पहना जाएं। बरमाला पहनवानी है तो मुझसे पहले लड़की पसंद करवा लो
ताकि बारात वापस ना जाए। मुंशी को मुझसे ऐसी बेतकल्लुफ़ी की तवक्को न थी। इस अचानक बेतकल्लुफ़ी पर वो खासा महसूस हुआ। रईस भाई के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। चंद मिनट के बाद वो ढोलक बजाने वाला मजदूर खड़ा हुआ और ढोलक बजाने के साथ रक्स करता हुआ दरमियान में आ गया। वो चार मर्द और औरतें पीछे हट गए, लेकिन रक्स बदस्तूर करते रहे। अचानक दरख्तों की ओट से दो चांद नमूदार हुए और बड़ी फनकारी से रक्स करते हुए ढोलक बजाने वाले के करीब आ गए। मैंने देखा कि उन चांदी बदन लड़कियों के हाथों में पत्तों का बना एक बेहद खूबसूरत हार है। उन हारों को दोनों लड़कियों ने अपने दोनों हाथों में थामा हुआ था और वो बड़ी तेजी से रक्स कर रही थीं। कुछ देर रक्स करने के बाद वो बिजली की तरह कूदी हमारी तरफ लपकीं और पलक झपकते ही हमारे गलों में हार डालकर रक्स करती हुई दरख्तों की ओट में चली गईं। पत्तों के उन हारों से बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ढोलक वाला फिर अपनी जगह जा बैठा और वो चार मर्द औरतें दोबारा दरमियान में आ गए। मैंने अपने गले से हार उतारना चाहा, क्योंकि नुकीले पत्ते मेरी गर्दन में चुभ रहे थे, तो रईस भाई ने मुझे रोक दिया। क्या करते हो? उनके लहजे में तंबी थी। हार उतार रहा हूं, मैंने कहा। ऐसा गजब ना करना, वरना हंगामा हो जाएगा। कैसा हंगामा? मेरी समझ में कुछ ना आया। ये तो हम परस लोग हैं, तुम हार उतारोगे, ये इसे बदशगुनी समझेंगे और सुबह ही उनकी तमाम झोपड़ियां खाली हो जाएंगी। ये काम छोड़कर वापस चले जाएंगे? मैंने पूछा। हाँ, बदशगुनी की जगह इनका रहना मुमकिन ना होगा। कमाल है, मैंने पत्ते की नोक को अपने गले से हटाते हुए कहा। क्या रात को भी इसे गले में ही डालकर सोना होगा? बिल्कुल, रईस भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। रात ही को क्या, अब तो ये मुस्तकिल तुम्हारे गले में पड़ा रहेगा जब तक तुम इस जंगल की हुदूद से निकल नहीं जाते। जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे गले में बुरी तरह चुभ रहा है। कम वक्तों को कोई और पत्ते नहीं मिले। अच्छा ये बताओ, कुछ देर और बैठना है यहाँ या चलना है? बस चलें। हमें उठता देखकर मुंशी हमारे पास दौड़ा चला आया। चल दिए साहेब? हाँ भाई, अब तो नींद आने लगी है। ये कहकर रईस भाई ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और मुंशी को देते हुए बोले, मेरी तरफ से उन लड़कियों को इनाम। छोटे साहेब, मैं उन लड़कियों को बुलाता हूँ, ये इनाम आप खुद अपने हाथों से उन्हें दे दें। ये कहकर मुंशी ने हाथ उठाकर एक जोरदार चीख मारी। मेरे नज़दीक वो चीख ही थी। वैसे उसने पहाड़ी में रक्स रोकने को कहा था। मुंशी की आवाज़ सुनते ही ढोलक की आवाज़ मातूम हो गई। रक्स थम गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर शख्स पत्थर का बन गया हो। फिर मुंशी ने ढोलक वाले से कुछ कहा। ढोलक वाले ने मुंशी की बात सुनकर किसी को आवाज़ दी। तब मैंने फिर से दरख्तों की झुंड से दो चांदों को नमूदार होते देखा। वो दोनों लड़कियां खामोशी से ढोलक वाले के नज़दीक आकर खड़ी हो गईं। मुंशी ने फिर ढोलक वाले से उनकी ज़बानों में कुछ कहा, शायद मालिक की जानिब से इनाम देने का ऐलान किया। जवाबन ढोलक वाला इस अंदाज से खड़ा हुआ जैसे कहता हो, यह कैसे हो सकता है? मेरा क़यास 100% सही निकला। उन गरीब मजदूरों ने वो रुपए लेने से इनकार कर दिए। मुझे सख्त हैरत हुई। गुर्बत में किस कदर अजमत थी। वो अपने मालिक की अकीदत बेलौस करना चाहते थे। वो मालिक को अपना देवता समान समझते थे। अपनी झोपड़ी में आकर मैंने वो पत्तों का हार उतार फेंका और रईस भाई से कल का प्रोग्राम तय करके महवे ख्वाब हो गया। दूसरे दिन हम लोगों ने यहाँ से 10 मील दूर एक दूसरे ठेकेदार के पास जाना था। वो ठेकेदार चचा जान के दोस्त थे। उन्होंने हम लोगों को दोपहर के खाने पर बुलाया था। साथ ही कुछ शिकार का प्रोग्राम भी था। सुबह हम दोनों ज़रूरियात से फारिग होकर नाश्ता वाश्ता करके निकल खड़े हुए। राइफल और बंदूक हमारे साथ थीं। जीप तक पहुंचने में हमें ज़्यादा देर न लगी। रईस भाई ने गाड़ी स्टार्ट की और हम पतली सी सड़क पर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। ये सड़क हमवार न थी। चलते चलते अचानक चढ़ाई आ जाती और फिर ढलान। उसके बाद कुछ देर सतह हमवार रहती। ये सड़क जंगल का सीना साफ करके निकाली गई थी। दोनों तरफ घना जंगल था और सड़क एकदम सुनसान थी। रईस भाई खिलाफे तवक्को बड़ी धीमी रफ्तार से चल रहे थे। शायद जंगल की सुबह का लुत्फ ले रहे थे। मैं दाएं बाएं दोनों तरफ नजरें रखे हुए था ताकि कोई शिकार नजर आए तो कर लिया जाए। रईस भाई उन ठेकेदार साहिब का हस्ब व नसब बयान कर रहे थे जिन्होंने हमें दोपहर के खाने पर मदऊ किया था। बात करते करते रईस भाई ने ब्रेक पर पांव मारा। गाड़ी रुकी तो वो अपनी राइफल संभाल कर बाएं जानिब दरख्तों में मतलाशी निगाहों से देखने लगे। क्या है? मैंने भी अपनी बंदूक पर गिरफ्त मजबूत कर ली। कोई जानवर था। किस तरफ? वो सामने दरख्तों में। रईस भाई ने एक जानिब इशारा किया। एक हल्की सी झलक दिखाई दी थी। शायद चीतल है। किस तरफ? आइए नीचे उतर कर देखें। नहीं, 1 मिनट इंतजार करो, मुमकिन है मेरा शुबा ही हो।
रईस भाई बदस्तूर उन दरख्तों पर निगाहें जमाए हुए थे। बावजूद कोशिश के मुझे उन दरख्तों में कुछ नजर नहीं आ रहा था। वैसे मैं पूरी तरह चौकस था। खुली जीप से बैठे बैठे निशाना लगाना मुश्किल ना था। सिर्फ शिकार दिखाई दे जाने की देर थी। अचानक रईस भाई ने बंदूक तान ली। मुझे भी दरख्तों में कोई चीज़ हरकत करती हुई दिखाई दी। मैंने खटाखट बंदूक के घोड़े चढ़ाए और ट्रैगर पर उंगलियां जमाकर फायर करने के लिए तैयार हो गया। हाथ तेरी की। रईस भाई ने बेख्तियार अपना सर पीट लिया। जब मेरी नज़र दरख्तों पर पड़ी तो मुस्कुराए बिना मैं भी न रह सका। एक जंगली कुत्ता दरख्तों से निकलकर बाहर आ रहा था और सड़क क्रॉस करता हुआ फिर दरख्तों में गुम हो रहा था। जंगल में यूं भी होता है, रईस भाई ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। हाँ, जंगल में यूं भी होना चाहिए। मेरी बात सुनकर रईस भाई मुस्कुरा दिए। अब गाड़ी ने फर्राटे भरना शुरू कर दिए थे और मैं अपनी बंदूक संभाले दरख्तों के पीछे झांकता हुआ चला जा रहा था। रईस भाई खिलाफ तवक्को चुप थे। अभी हम मुश्किल से 4-5 मील आगे गए होंगे कि एक खिलाफ तवक्को बात हो गई। एक जगह मैंने एक दरख्त के पीछे से झांकता हुआ उसे देख लिया। रईस भाई, गाड़ी रोकिए, मैंने चीख कर कहा। गाड़ी स्पीड में थी। रुकते रुकते रुकी और खासी आगे निकल गई। क्या हुआ? रईस भाई ने राइफल संभालते हुए कहा। वो वहां है, मैंने पीछे दरख्तों में इशारा किया। कौन भाई? वो रीच इंसान। मेरी आवाज में कपकपाहट थी। किधर है? आओ मेरे साथ। रईस भाई गाड़ी से उछलकर कूदे। फिर रईस भाई आगे आगे और मैं पीछे पीछे। जब हम दौड़ते हुए उस दरख्त के सामने पहुंचे जिसकी ओट में वो रीच इंसान खड़ा था, तो वहां हमें कुछ नजर न आया। हम बहुत मोहतात अंदाज में कदम उठाते हुए जंगल में दाखिल हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये मेरे लिए गैर मामूली तजुर्बा था। उस दरख्त के नज़दीक पहुंचकर हमने दूर दूर जहां तक नजरें दौड़ा सकते थे नजरें दौड़ाईं, लेकिन उस अफरीद की सूरत कहीं न दिखाई दी। फिर हम लोग अंदाजे से एक तरफ चल दिए। बाज़ वक्त छठी हिस्स भी खूब काम करती है। हम लोग उसकी तलाश में ज़्यादा आगे न गए होंगे कि अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ गई। वो एक दरख्त के करीब बैठा था। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी और वो मेरे निशाने पर था। रईस भाई मुझसे आगे थे। मुझे रुकता देखकर मुझसे इशारे से पूछा। मैंने उन्हें खामोशी से अपने नज़दीक आने का इशारा किया। इतने में उस रीच इंसान ने हरकत की और इससे पहले कि वो मेरी जद से बाहर होता, मैंने बड़ी फुर्ती से उसका निशाना लिया। फिर मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ। कोई वजनी चीज मेरे ऊपर गिरी और बंदूक मेरे हाथ से निकल गई। बंदूक कुछ इस तरह मेरे हाथ से निकली कि फायर हो न सका। बस चंद लम्हों की कसर रह गई। वो वजनी चीज अगर मेरे ऊपर ना गिरी होती तो बंदूक से गोली निकलकर अपना काम दिखा चुकी होती। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ है, ये क्या चीज मेरे ऊपर गिरी। गिरते गिरते ये ख्याल आया कि कहीं चश्मे ज़दन में वो अफरीद ही मुझ पर हमला आवर तो नहीं हो गया। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? वो मुझसे इतने फासले पर था कि उसकी आमद मेरी आंखों से छुपी नहीं रह सकती थी। ज़मीन पर गिरने के बाद मैंने जैसे ही गर्दन उठाई तो उसे बंदूक हाथ में दबाए बड़ी फुर्ती से दरख्त पर चढ़ते देखा। उसे देखकर अचानक मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो एक कदावर लंगूर था जो मेरी बंदूक अपने कब्जे में किए दरख्त पर बैठा खूं खूं कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रईस भाई मौजूद न थे। मैंने तेजी से चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन वो मुझे कहीं न दिखाई दिए। शायद वो उस अफरीद के पीछे चले गए थे। मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम मसला उस लंगूर से अपनी बंदूक हासिल करना था, जो बड़े मज़े से उसके मुआयने में मसरूफ़ था। मैंने मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ें निकालकर उसे डराना चाहा। शायद आवाज़ों के खौफ से उसके हाथ से बंदूक छूट जाए। उसने मेरे मुंह से निकलती खौफनाक आवाज़ों को पूरी दिलचस्पी से सुना और फिर उछलकर मजीद ऊपर जा बैठा। बंदूक उसने कुछ इस अंदाज से पकड़ी हुई थी कि मुझे भागकर एक दरख्त के नीचे पनाह लेनी पड़ी। बंदूक के दोनों घोड़े उठे हुए थे और उसकी नाल का रुख अचानक मेरी तरफ हो गया था और ट्रैगर पर दबाव पड़ने से गोली चल सकती थी। लंगूर के हाथ बंदूक आ गई थी। वो उसे बड़ी तेजी से उलट पुलट करने में लगा हुआ था। नाल का रुख अगर मेरी तरफ हो जाता तो मैं फौरन दरख्त के पीछे पनाह लेता और रुख तब्दील होने पर बाहर आ जाता, अपनी बंदूक हासिल करने की तदबीर करने लगता। एक तमाशा सा बन गया था। तंग आकर मैंने करीब पड़ा एक पत्थर उसकी तरफ उछाला और अपनी तरफ पत्थर आता देखकर उसने खूं खूं करके एक कदरे ऊंचे दरख्त पर छलांग लगा दी। फिर मज़े से बैठकर लगा बंदूक का मुआयना करने। मैंने पत्थरबाजी से फौरन एतराज़ किया। अभी तो वो सामने ही बैठा था। उम्मीद थी कि शायद किसी वक्त उसके हाथ से बंदूक छूट जाए। अगर पत्थरों के डर से कहीं चंपत हो गया तो इस जंगल में उसका ढूंढ निकालना आसान ना होगा। लिहाजा सब्र करके मैं ज़मीन पर बैठ गया।
इस तरह के नाल का रुख अपनी तरफ होने की सूरत में तने के पीछे छुप जाना आसान हो। दिल में दुआ मांगने लगा, या अल्लाह इस जानवर को अक्ल सलीम अता फरमा। 20-25 मिनट इसी तरह एक दूसरे की निगरानी करते हुए गुजर गए। इस अरसे में एक मर्तबा उसके हाथ से बंदूक फिसली, लेकिन उसने फौरन ही अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। कई दफ़ा बंदूक का रुख मेरी तरफ हुआ। मुझे फौरन ओट में जाना पड़ा। मेरी परेशानी में अब इजाफा होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लंगूर से अपनी बंदूक किस तरह हासिल करूं। एक ज़रा सा इत्मीनान ये था कि उसने बड़ी दरवेशाना तबीयत पाई थी। मेरी तरफ से कोई छेड़छाड़ न होने की वजह से वो बड़े आराम से एक जगह जमा बैठा था। चंद लम्हों बाद मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो रईस भाई को अपने पीछे पाया। मैं फौरन उठकर खड़ा हो गया और हाथ से उस लंगूर की तरफ इशारा किया। वो है। रईस भाई इस सूरत हाल से खासे महसूस हुए और मुझे वहीं बैठ जाने का इशारा किया और ख़ुद बड़े मासूमाना अंदाज में राइफल कंधे पर लटकाए एक तरफ को चले गए। लंगूर ने पहले तो बड़े गौर से रईस भाई की तरफ देखा, फिर उन्हें बेज़रर जानकर बंदूक से खेलने में मशगूल हो गया। इस असना में गाहे बागाहे मैं शोर मचाता रहा ताकि लंगूर की तवज्जो मुझ पर मरकूज रहे। 2-3 मिनट बाद ही फायर की आवाज़ आई और मैंने लंगूर को मां बंदूक के ज़मीन पर आते देखा। लंगूर ज़मीन पर गिरते ही चंद कदम तेज़ी से दौड़ा और फिर ऐसा गिरा के उठ न सका। हम जब तक उसके पास दौड़कर पहुंचे वो ठंडा हो चुका था। राइफल की गोली उसका भेजा चीर गई थी। उस लंगूर के बच्चे ने काम खराब कर दिया। पता नहीं कहां से कूद पड़ा। मैंने उसके मुर्दा जिस्म को जूते की नोक से पीटते हुए कहा, इस लंगूर के तुम्हारे ऊपर गिरते ही वो अफरीद चौंक उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर देखते ही देखते दरख्तों में गुम हो गया। मैंने दरख्तों में दूर तक उसे तलाश किया मगर उसका निशान तक न मिला। उसने बला की फुर्ती दिखाई। रईस भाई ने अपनी रुदात सुनाई। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया? मैंने अपनी बंदूक को गौर से देखते हुए कहा। ऐसा वैसा यकीन? मैं तो हैरान रह गया हूं। अगरचे मैंने दूर ही से उसकी हल्की सी झलक देखी है, लेकिन उस झलक ने ही मुझे परेशान कर दिया। कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या बला है। आइए अब गाड़ी की तरफ चलें, मैंने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। फिर हम दोनों बहुत मोहतात अंदाज से इधर उधर देखते हुए जंगल से निकल आए और जीप में बैठकर मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ठिकाने पर पहुंचे तो ठेकेदार अली बख्श को अपना मुंतजिर पाया। उन्होंने आगे बढ़कर हम दोनों को गले से लगाया, पीठ पर थपकी थी और चचा जान की खैरियत मालूम की। बैठते ही कुछ खाने पीने का इंतजाम हो गया। हम दोनों बेतकल्लुफी से खाने पीने में मसरूफ हो गए। अली चचा, आपने कुछ सुना है? रईस ने गुफ्तगू का सिलसिला छेड़ा। किस बारे में बेटे? वो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले। जंगल में किसी खौफनाक चीज के वारिद होने के बारे में। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। वैसे किस्सा क्या है? कोई शेर वेर लागू हो गया है क्या? ठेकेदार अली बख्श ने बड़े इत्मीनान से कहा। नहीं, जंगल में एक ऐसी बला आ गई है, अगर आपके मजदूर देख लें तो कटाई के लिए जंगल में ना जाएं। अच्छा? ठेकेदार अली बख्श ने चौंकते हुए कहा। ऐसी क्या चीज आ गई जंगल में? रीछ। ला हौल वला कुव्वत। अरे रीछ से कौन डरेगा? रईस भाई की बात मुकम्मल न होने पाई थी कि अली बख्श ने टोक दिया। अगर रीछ का कद 9 फुट हो और चेहरा इंसानों जैसा हो तो फिर उस बला से कौन नहीं डरेगा? रईस भाई ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। ओह, तुम्हारा मतलब बनमानस से है, लेकिन इस इलाके में बनमानस तो नहीं पाए जाते। जी, मेरा मतलब हरगिज बनमानस से नहीं है। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि इस इलाके में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। मैं तो रीछ का जिक्र कर रहा हूं जो इंसानों की शक्ल का है। इंसानों की शक्ल का? भाई क्या कह रहे हो? ठेकेदार अली बख्श ने मूंछों पर ताव देना छोड़ दिया। जी हाँ, इंसान जैसी शक्ल का। अब आप उसे इंसान नुमा रीछ कह लें या रीछ नुमा इंसान, आप कोई भी नाम दे लें, लेकिन ये सोच लें कि वो हमारे और आपके जंगलात की हुदूद में मौजूद है और किसी मजदूर की अब तक उस पर नजर नहीं पड़ी है। भाई ये तो तुमने बड़ी फिक्र वाली बात सुना दी। जरा तफसील से तो बताओ कि तुमने उस रीछ को कहाँ देखा है। बस अभी मुलाकात करके आ रहे हैं उससे। ये कहकर रईस भाई ने पूरी रुतात उनके गोश गुजार कर दी। रईस भाई के बाद मुझे भी अपनी आप बीती सुनानी पड़ी और मैंने कुछ इस अंदाज से अपनी आप बीती सुनाई कि ठेकेदार अली बख्श पर लर्जा तारी हो गया। उन्होंने फौरन ही अपने दोनों बेटे करम इलाही और फजल इलाही को बुलवा भेजा, जो ऊपर कहीं कटाई निगरानी में मसरूफ थे। दोपहर खाने पर काम व दहन की आजमाइश के दौरान उस अफरीद से जंगल पाक करने का प्रोग्राम मुरतब हो रहा था। शिकार पार्टी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस किस से मदद ली जाएगी और क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा।
ये सब बातें और इसी तरह की दूसरी मुताल्लिका बातों पर अच्छी तरह गौर कर लेने के बाद एक जामे लाए अमल तय कर लिया गया। खाने के बाद जब हम लोग हाथ में कप पकड़े मज़ेदार चाय से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे, तो इस दौरान ठेकेदार अली बख्श ने हैरत में डालने वाला वाक़या सुनाया। बात असल में शुरू हुई थी सूरज बाबा से, जो आज मज़दूरों की बस्ती में वारिद होने वाले थे, और ये मौका मज़दूरों के लिए किसी दिवाली से कम ना था। मज़दूरों की बस्ती में आज घर घर चरागा होने वाला था, घर घर जश्न मनाया जाने वाला था। सूरज बाबा आज 12 बरस बाद जंगल से निकलकर इंसानों के दरमियान आ रहे थे, और वो भी चंद घंटों के लिए। ये उनका मामूल था। वो हर 12वें बरस बस्ती में वारिद होते, मज़दूरों के साथ चंद घंटे गुजारते और फिर बिन बास लेते। जंगल में उन्होंने कहाँ क़याम किया हुआ था और दरिंदों की इस बस्ती में वो कैसे जिंदा थे, इससे कोई वाकिफ ना था। सूरज बाबा का जिक्र सुनकर मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि उस अजूबे को देखना चाहिए। मैंने रईस भाई से इस ख्वाहिश का इज़हार किया। वो बिला पसोपेश उस सन्यासी की झलक दिखाने के लिए राज़ी हो गए। अभी हम लोग मज़दूरों की बस्ती जाने का प्रोग्राम तय कर रहे थे कि ठेकेदार अली बख्श ने रईस भाई से मुखातिब होकर कहा, बेटे मज़दूरों की बस्ती जाओ तो उन्हें बाबा के चेले की कुटिया ज़रूर दिखाना। ये बाबा का चेला कौन है? मैंने ठेकेदार अली बख्श से सवाल किया। तब उन्होंने सिगरेट का गहरा कश लेकर वो हैरत में डालने वाला वाक़या सुनाया। कहने लगे, ये चेला बस्ती से अलग एक कुटिया में मुकीम था। ये सूरज बाबा का चेला था, लिहाजा बस्ती के लोगों में ये बाबा का चेला के नाम से मशहूर था। कहते हैं कि बाबा का ये चेला सूरज बाबा के साथ जंगल में कई बरस तक रहा था। उन्हीं से उसने 11 ध्यान की बातें सीखी थीं और रियाजत से चंद बातनी क़ुव्वतें हासिल कर ली थीं। उन बातनी क़ुव्वतों की वजह से वो बस्ती के मज़दूरों का बेताज बादशाह था। कहते हैं कि उसके जिस्म पर हाथ फेरने की वजह से मरीज़ अच्छा हो जाता है। गरज उसने मज़दूरों की इस बस्ती पर सहर कर रखा था। बस्ती के किसी बासी को उसके हुक्म की सरताबी करने की जुर्रत ना थी। बाबा का चेला जंगल से पलटने के बाद इब्तदाई सालों में नेक बातनी इख्तियार किए रहा। जब पूरी बस्ती उसके ज़ेरे असर आ गई और उसके मुंह से निकला हर लफ्ज़ हुक्म का दर्जा इख्तियार कर गया, तो वो बद बातनी पर उतर आया। नेक नफसी सैलाब के पानी की तरह बह गई। सारी रियासत अकारत गई। सूरज बाबा की मेहनत मिट्टी में मिल गई। वो चोरी छुपे बस्ती की औरतों पर हाथ साफ करने लगा। बुरी बातें ज़्यादा अरसे पोशीदा नहीं रहती। जब हवीज़ की दास्तानें हद से बढ़ीं, तो बस्ती के बड़े बूढ़ों ने आंखें खोलकर देखा। उनके सामने गुनाह का समंदर ठाटे मार रहा था। सब कुछ देखने के बावजूद किसी में उस गुनाह के देवता के सामने सर उठाने की हिम्मत ना थी। एक आदमी ने जुर्रत से काम लेकर उसके खिलाफ उठना भी चाहा, तो उसने अपनी बातिनी क़ुव्वतों से काम लेकर मासूम ज़बानों से क़ुव्वत गोयाई छीन ली। आखिर जुल्म अपनी हदों को छूने लगा और वो दिन आ पहुंचा जिसे यौम हिसाब कहा जाता है। हुआ यूं कि एक मजदूर लड़की अपने छोटे भाई को नीचे छोड़कर खुद ऊपर जंगल के बांसों का गठरा उठाने चली गई। जब वो ऊपर से वापस आई तो उसने अपने 3-4 साला भाई को तड़पते हुए देखा। उसके मुंह से झागों का तूफान उमड़ा चला आ रहा था। लड़की ये देखकर घबरा गई। उसने अपने सर से बांसों का गट्ठर फेंका और अपने भाई को कंधे पर डालकर आंधी तूफान की तरह नीचे उतरने लगी। दोपहर का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। रास्ता दुश्वार गुजार और बाबा के चेले की कुटिया फासले पर थी। उसने हिम्मत ना हारी। वो पत्थरों पर ठोकरे लगाती मौज बला की तरह बढ़ती रही। अभी ज्यादा फासला तय न किया था कि बारिश ने आ घेरा, और बारिश भी मूसलाधार। पथरीले रास्तों पर चलना वैसे ही क्या कम दुश्वार था कि बारिश ने और फिसलन पैदा कर दी। बिलाखिर गिरती पड़ती वो बाबा के चेले की कुटिया तक पहुंची गई। ऐसे सुलगते मौसम में एक भरपूर लड़की की आमद किसी मंदिर के प्रसाद से कम ना थी। बाबा का चेला अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। उस लड़की ने अपने भाई को कंधे से उतारकर जमीन पर टिकाया और हसरत ज़दा निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, स्वामी जी, मेरे भाई को बचा लें, इसे सांप ने डस लिया है। लेकिन बाबा के चेले ने उस बच्चे की तरफ जरा भी तवज्जो ना की। वो उस लड़की के भीगे बदन को पुरशौक निगाहों से देखता हुआ बोला, अरे तुम तो सारी भीग गई हो, अंदर आ जाओ, अंदर जाकर अपने जिस्म से चादर लपेट लो। स्वामी जी मेरी फिक्र ना करें, वो पत्थर निकालकर मेरे भाई की टांग पर रख दें ताकि वो उसका जहर चूस ले। लड़की ने बेहद परेशानी से कहा, हाँ मैं निकालता हूँ पत्थर, तुम अपने कपड़े तब्दील करो, नहीं तो बुखार चढ़ जाएगा। बाबा का चेला बदस्तूर लड़की के गिर्द नजरों का हिसार बनाए हुए था। लड़की के भाई के मुंह से झाग बदस्तूर जारी था। उसकी हालत हर लहजा बिगड़ती जा रही थी। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं था जब जहर को रग रग में उतर जाना था।
लड़की ने झुककर अपने भाई के मुंह से झाग साफ किए और बाबा के चेले की तरफ बेकरारी से देखते हुए बोली, स्वामी जी जल्दी करें। कन्हैया धीरज रख, मेरे होते हुए तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। ये कहकर बाबा के चेले ने एक कोने में पड़ा लकड़ी का संदूक खोला और उसमें से एक रेशमी चादर निकालकर उसकी तरफ उछालते हुए बोला, जा अंदर जाकर इसे लिपेट ले। भीगे कपड़े ज्यादा देर बदन पर रहे तो सर्दी चढ़ जाएगी। लड़की ने दोनों हाथों से चादर को थाम लिया और तजब्जुब के आलम में बाबा के चेले को देखने लगी। उसने लड़की को नजरअंदाज करते हुए लकड़ी का संदूक फिर खोला और उसमें से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उस डब्बे में वो पत्थर बंद था जो जहर चूस लिया करता था। बाबा के चेले ने डब्बा खोला और वो पत्थर निकालकर उसे अपनी हथेली पर रखकर बोला, जा तू अंदर जाकर कपड़े बदल ले, जब तक मैं तेरे भाई को ठीक करता हूं। बाबा के चेले के हाथ में पत्थर देखकर उस लड़की के चेहरे पर यकलख्त मुसर्रत फैल गई और वो कपड़े तब्दील करने अंदर भागती हुई चली गई। कुटिया के उस अंदरूनी हिस्से को बाबा का चेला ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल करता था। यहां जमीन पर एक निहायत आरामदेह बिस्तर लगा हुआ था। लड़की ने बगौर उस हिस्से का जायजा लिया और कपड़े तब्दील करने से पहले बेचैन होकर दरवाजे पर भागी। उसने दरवाजे से बाहर झांका तो बाबा के चेले को भाई के ऊपर झुका हुआ पाया। उधर से मुतमईन होकर वो तेजी से पलटी और एक कोने में खड़ी होकर भीगे कपड़े अपने बदन से जुदा करने लगी। यकायक उसे सर्दी महसूस होने लगी थी। अभी उसने अपने कपकपाए जिस्म पर चादर भी अच्छी तरह न ओढ़ी थी कि दरवाजे पर फुंकार सुनाई दी। लड़की ने घबराकर दरवाजे पर निगाह की तो उसने बाबा के चेले को सांप के रूप में पाया जो अपना फन फैलाए हविस की जबान निकाले दरवाजे पर झूम रहा था। स्वामी जी, लड़की ने जल्दी से अपने गिर्द चादर लपेट ली और परेशान होते हुए बोली, ठीक हो गया मेरा भाई? हाँ बिल्कुल ठीक, बाबा के चेले ने बदस्तूर झूमते हुए कहा। कहाँ है वो? लड़की दरवाजे के उस पार देखते हुए बोली। आकाश पर, उसने जहरीली मुस्कुराहट से कहा। क्या मतलब? लड़की की रूह में सन्नाटा उतरने लगा। मर गया वो, तूने लाने में देर कर दी। ओह नहीं, वो मेरी जिंदगी का सहारा था। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ आई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजे पर हविस का सांप पहले ही कुंडली मारे बैठा था। उसने उस लड़की को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके जिस्म को डसने लगा। तभी दूर पहाड़ों पर बिजली कड़की और धमाके होने लगे। जुल्म हद से बाहर हुआ तो अजाब आ पहुंचा। हविस का सांप अभी उस लड़की के कुंवारे बदन पर अपना जहर फैला न पाया था कि चीख बुलंद हुई। लड़की ने अचानक उसे जमीन पर तड़पते हुए देखा। एक बहुत बड़ा काला नाग उसके जिस्म से लिपटा हुआ था। वो लड़की सहम कर एक कोने में हो गई और उसने अपने बरहना जिस्म को चादर से अच्छी तरह ढांक लिया। वो काला नाग चेले के जिस्म से लिपटा उसे जगह जगह से डस रहा था और वो बुरी तरह चीख रहा था। थोड़ी ही देर में कुटिया में खामोशी छा गई। बाहर आसमान भी करत चमक कर चुप हो गया था। फजा में एक पुरसकून सन्नाटा तारी था। चेले का पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था। चेहरे पर कर्ब के आसार अभी तक नुमाया थे। उसकी मुट्ठी में जहर का तरियाक मौजूद था, लेकिन मुट्ठी खोलकर उसको जख्म पर रखने की सकत बाकी न रही थी। गुनाह का देवता अपने अंजाम को पहुंच चुका था और काला नाग फुंकारता कब का दरवाजे से बाहर निकल गया था। लड़की ने डरते डरते कदम बाहर निकाला। जैसे ही उसकी नजर अपने भाई पर पड़ी तो वो सन्नाटे में आ गई। वो काला नाग उसके भाई की टांग से लिपटा हुआ था और उसने उसके जख्म पर मुंह रखा हुआ था। ये मंजर देखकर लड़की के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। वो सिमट कर एक तरफ खड़ी हो गई। कुछ देर तक वो काला नाग उसी तरह उसके जख्म पर मुंह रखे रहा, फिर धीरे धीरे उसकी टांग से उतरकर एक कोने में गायब हो गया। लड़की तड़प कर अपने भाई की लाश की तरफ पड़ी। उसी वक्त उसके भाई ने करवट ली और इस तरह मुस्कुराता हुआ उठकर बैठ गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की ने फौरन ही अपने भाई का हाथ पकड़ा और भगवान का शुक्र अदा करती शैतान की कुटिया से भागी, जिसने उसकी इज्जत और भाई की जान बचा ली थी। उस लड़की ने बस्ती के लोगों को इकट्ठा करके बाबा के चेले के परलोक सुधारने की इत्तला दी और उसके करतूत का कच्चा चट्टा खोला तो गूंगी बस्ती को जबान मिल गई। हर जबान उसके जुल्म की दास्तान कहने लगी। लोग गुस्से में बिफरे हुए उसकी कुटिया की तरफ बढ़े और उसकी लाश खींचकर बाहर निकाल लाए। उनका इरादा उसकी लाश को इस तरह टांग पकड़कर खींचते हुए बस्ती में ले जाने का था ताकि उसकी लाश से इंतकाम की आग बुझाई जा सके। वो अभी उसकी लाश को कुटिया से बाहर ही लाए थे कि कहीं से अचानक वो काला नाग फुंकारता हुआ बरामद हो गया। काले नाग को देखते ही सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए। ये चक्कर 2-3 दिन तक इसी तरह चलता रहा। बस्ती के लोग बाबा के चेले की लाश वहां से निकाल ले जाने के लिए आते कि कहीं से अचानक वो काला नाग फुंकारता हुआ नमूदार हो जाता।
और लोगों को वहां से भागते ही बनती। फिर किसी तरह लोगों के दिलों में ये बात आ गई कि काला नाग उस लाश का महाफिज है। वो नहीं चाहता कि लाश यहां से जाए। बिलाखिर नाग देवता की मर्जी के आगे सबने सर झुका दिया और यूं ये लाश काबिल इबरत बना दी गई। ये कहकर ठेकेदार अली बख्श ने सिगरेट का गहरा कश लेकर उसे जमीन पर फेंका और जूते की एड़ी से रगड़ दिया। इस अजीब व गरीब वाक़े से मैं खासा मुतासिर हुआ। चंद लम्हों तक कोई कुछ न बोला। शायद हर शख्स बुरे काम के अंजाम पर गौर कर रहा था। इस वाक़े को कितना अरसा हुआ है? मैंने पूछा। ये 26 साल पुराना वाक़या है, ठेकेदार अली बख्श ने जवाब दिया। क्या वो लाश अभी तक वहां मौजूद है? बिल्कुल, और रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा, जैसे चंद घंटों पहले उस शैतान की मौत वाक़ हुई हो। ये कैसे मुमकिन है? लाश की सूरत तो 2-3 दिन में ही बिगड़ जाती है, कहाँ 26 साल? इसीलिए मैंने रईस से कहा है कि वो तुम्हें उस अजूबा जगह को ज़रूर दिखाए। जब तुम अपनी आंखों से उस लाश को देखोगे तो फिर यकीन किए बिना कोई चारा न रहेगा। ठेकेदार अली बख्श ने बड़े यकीन से कहा। इस किस्से ने मुझे बेचैन कर दिया और हमारे पास मजदूरों की बस्ती में जाने के सिवा कोई चारा न रहा। ठेकेदार अली बख्श से जब हमने इजाज़त लेकर बस्ती की तरफ चलने का कसद किया तो करम इलाही और फजल इलाही भी हमारे साथ हो लिए। बाप ने उन दोनों को अंधेरा होने से पहले लौटने की हिदायत की और वो दोनों बड़ी सादतमंदी से गर्दन हिलाते हुए हमारे साथ चल पड़े। कुछ देर बाद 2 जीपें आगे पीछे सड़क पर उड़ी जा रही थीं। रास्ते में हम दोनों ने आंखें खुली रखीं, लेकिन कोई काबिल दीद चीज़ नजर न आई। जब हम लोग मजदूरों की बस्ती में पहुंचे तो वहां मेले का सा एहसास हुआ। हर तरफ बड़ी रौनक थी। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने, गलों में पत्तों के हार डाले इधर से उधर घूम रहे थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। बच्चे उछल कूद रहे थे और औरतें खाने पीने की अशिया के गिर्द मंडला रही थीं। उस बस्ती में छोटी छोटी दुकानें मुख्तलिफ चीज़ों की लगी हुई थीं और उन दुकानदारों पर ग्राहकों की खासी भीड़ थी। बस्ती के अंदर पत्थरों का एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे को दरख्तों के पत्तों और बांसों से बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। शायद ये स्टेज सूरज बाबा के लिए बनाया गया था। बस्ती में मुख्तलिफ लोगों से हमने सूरज बाबा की आमद का वक्त मालूम किया, लेकिन किसी को भी उनकी आमद का सही वक्त मालूम न था। वैसे लोगों की तवक्को यही थी कि वो सूरज डूबने से पहले पहले आ जाएंगे। सूरज बाबा के चेले की कुटिया बस्ती से अलग जरा ऊंचाई पर दरख्तों की ओट में थी। ये कुटिया ऐसी जगह पर थी जहां से वो पूरी बस्ती पर नजर रख सकता था, लेकिन बस्ती से उस पर नजर रखना आसान न था। शायद इसी तन्हाई ने उसे गुनाह के रास्ते पर डाल दिया था। बस्ती से रहबरी के लिए हमने एक बुजुर्ग सा आदमी ले लिया था जो सर झुकाए हमारे आगे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक वो आदमी रुका और रईस भाई से मुखातिब होकर बोला, शाब, आप लोग वहां क्या करने जा रहे हैं? उस पापी की लाश देखने, रईस भाई ने जवाब दिया। शाब, एक बात आप लोगों को बताई देता हूं, उस नाग को छेड़ने की कोशिश मत करना और ना ही लाश के नज़दीक जाना। एक मर्तबा बस्ती के एक शरीर लड़के ने नाग को मारने की कोशिश की थी। नाग तो न मर सका, अलबत्ता वो लड़का ज़रूर मर गया। घर आते ही उस पर अंधापन तारी हो गया। फिर देखते ही देखते उसे शदीद बुखार ने आ दबोचा। रात भर वो खौफ से चीखता रहा। सुबह हुई तो घर वालों ने उसका जिस्म नहीं ला पाया। बस्ती के सियानों ने मशवरा दिया कि उसकी लाश कुटिया पर ले चलो। कुटिया के सामने लाश रखकर मंतर पड़े गए, लेकिन उस नाग ने बिल्कुल तवज्जो ना की। वो दूर फन फैलाए गजबनाक अंदाज में फुंकारे मारता खड़ा रहा। थक हार कर बस्ती वालों ने उस लड़के की लाश वहां से उठाई और उसका क्रियाक्रम कर दिया। उस दिन के बाद से आज तक किसी ने नाग को छेड़ने की जरूरत नहीं की। हाँ, हम भी ऐसा ही करेंगे। हमें क्या जरूरत है उसे छेड़ने की? रईस भाई ने उस आदमी को तसल्ली देते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले मेरे दिल में जो ख्याल पैदा हुआ था उस पर मैंने लाहौल पड़ी। उस आदमी की तंबी मुझे हवासों में ले आई और मैं नाग को गोली से उड़ाने के ख्याल से बाज रहा। उस आदमी ने हमें कुटिया के नज़दीक पहुंचने के बाद एक जगह रोक दिया। यहां से उस शैतान की लाश साफ नजर आ रही थी। वो कुटिया के दरवाजे के आगे चंद कदम के फासलों पर दरख्तों के नीचे पड़ा था। उसकी लाश वाकई ताज़ा थी, यूं की तूं, जैसे अभी अभी उसकी मौत वाक़ हुई हो। उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे और आंखें फटी हुई थीं। उसके जिस्म पर जो गेरुए रंग की धोती थी वो अलबत्ता अपना रंग खो बैठी थी, जगह जगह से बोसीदा होकर फट गई थी। मैंने बड़े गौर से लाश के चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे वो कहीं काला नाग नजर न आया जिसके मैं इतने चर्चे सुन चुका था। मैंने चंद कदम आगे बढ़कर बाबा के चेले की लाश देखनी चाहिए, तब वो आदमी कूदकर सामने आ गया और तहक्कुमाना अंदाज में बोला, शाब, आगे ना जाओ।
मैं घबरा कर पीछे हटा और जब लाश पर नजर की तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। लाश के सरहाने वो काला नाक फन फैलाए झूम रहा था। उसकी दोहरी लंबी और सुर्ख जबान बार बार बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें शोले बरसा रही थीं। चंद लम्हे भी उसकी तरफ देखना आसान ना था। वैसे हम लोग पूरी तरह चौकस थे। उस नाक की तरफ से हमला होने की सूरत में हमारा असला गोलियां उगलने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। हमला इधर से हुआ न उधर से। हम वहां से बखैर व आफियत वापस आ गए। वो लड़की जिसकी वजह से उस बाबा के चेले पर अजाब आया, आजकल कहाँ है? मैंने रास्ते में उस आदमी से सवाल किया। शाह, वो लड़की लापता हो गई। लापता हो गई? हम सबके चेहरों पर सवाल उभरा। लेकिन कैसे? शाह, वो उस वाक़े के चंद रोज बाद ही गायब हो गई। जंगल में अपने काम पर गई थी। उस दिन उसका भाई उसके साथ ना था। बस जंगल में ही कहीं रह गई। मालूम नहीं कि किस खाई में गिर कर मरी या किसी परिंदे के हत्थे चढ़ गई। वैसे उसका भाई बस्ती में मौजूद है। आप लोग चाहें तो उससे मिल लें। उसके भाई से मिलना वक्त ज़ाया करना था, इसलिए कि इस ड्रामे में उसका किरदार खामोश किरदार था। सब कुछ उसके सामने होने के बावजूद उसके सामने कुछ ना हुआ। इस सारे अरसे में उस पर गशी तारी रही। वो हमें बताता तो क्या। कुटिया से वापस आकर हमने कुछ वक्त बस्ती में गुजारा। मुझे सूरज बाबा की आमद का बड़ी बेचैनी से इंतजार था, लेकिन वो आकर नहीं दे रहे थे। हम उस बस्ती में ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे। अंधेरा होने से पहले अपने पड़ाव तक पहुंचना था। दूसरे इस बात का भी ख्याल था कि चचा जान हम लोगों की तरफ से फिक्रमंद हो रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम से पहर तक वापस पहुंच जाने का था। अब सूरज मगरिब की गोद में था और उसकी तेजी मान पड़ती जा रही थी। करम इलाही और फजल इलाही भी अंधेरे से पहले अपने इलाके में पहुंचना चाहते थे। अंधेरे का सफर इस घने जंगल में खतरनाक साबित हो सकता था, लिहाजा दिल पर जबर करके हम अपनी गाड़ियों में सवार हो गए। सूरज की आंखें बंद होने से पहले पहले अपने पड़ाव में दाखिल होना था। चचा जान के बारे में हमारा अंदाजा सही निकला। वो बेकरारी के आलम में झोंपड़ी के बाहर टहल रहे थे और मुंशी उन्हें तसल्लियां देने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हमें देखकर मुंशी ने खुशी से नारा लगाया। जब हम लोग करीब पहुंचे तो चचा जान ने डांट पिलाने वाले अंदाज में कहा, भाई तुम लोग कहाँ चले गए थे? इस किस्से को मैंने भी मजदूरों से सुना था, लेकिन उसे किस्से से ज्यादा अहमियत ना दी थी। मैंने उसे झूठ का पलंदा ही जाना था, लेकिन अब तुम लोग खुद अपनी आंखों से उस खबीस की लाश देख कर आ रहे हो, तो यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं। इसका मतलब है कि आप मजदूरों की बस्ती में आज तक नहीं गए? मैंने पूछा। नहीं, आज तक नहीं, इसलिए कि मजदूरों से बराह रास्त मेरा कोई राब्ता नहीं। यह काम अपना मुंशी करता है। चचा जान, आज एक और वाकया भी पेश आया। वो क्या? रास्ते में इत्तफाकन हमारी उससे मुलाकात हो गई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उस अफरीद से? चचा जान ने रईस भाई को देखा। जी अब्बा जान। ये कहकर रईस भाई ने उस रीच इंसान से मुताल्लिक रुदात चचा जान के गोश गुजार कर दी। हमारी बातें सुनकर चचा जान फिक्र में डूब गए और फिर बड़े गहरे लहजे में बोले, उस अफरीद से निजात हासिल करनी होगी, वरना सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। चचा जान, आप फिक्र ना करें, हम लोगों ने उससे छुटकारा हासिल करने का प्रोग्राम मुरतब कर लिया है। कल ही इस प्रोग्राम पर अमल शुरू हो जाएगा। ये कहकर हमने अपना सारा प्रोग्राम चचा जान के सामने रख दिया। चचा जान ने सारी बातें सुनकर अपने मशवरों से नवाजा और हमने उनके मशवरों को गिरा से बांध लिया। दूसरी सुबह का सूरज हमारे लिए चैलेंज बनकर उभरा। ये चैलेंज अपनी जान जोखों में डालने से कम ना था। हम में से एक आदमी भी पेशावर शिकारी ना था। ये ठीक है कि रईस भाई का निशाना बहुत अच्छा था। इधर करम इलाही और फजल इलाही को भी अपने निशाने पर नाज था। अगरचे बंदूक मैंने बहुत कम चलाई थी, इसके बावजूद मेरा निशाना इतना बुरा भी ना था। लेकिन उस अफरीद को ठिकाने लगाने के लिए अच्छे निशानों से ज्यादा अच्छी हिम्मत की जरूरत थी। हम दोनों अपनी हिम्मतें आजमा चुके थे। करम इलाही और फजल इलाही भी जीदार दिखाई देते थे। अल्लाह पर भरोसा करके हम चारों ने उस अफरीद से निमटने का प्रोग्राम बना लिया था और इस मिशन को खुफिया रखने का खास एहतमाम किया था। यही वजह थी कि हमने तय किया कि किसी मजदूर को अपने साथ न रखेंगे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक करम इलाही और फजल इलाही अपनी राइफलों समेत हमारे पड़ाव में पहुंच गए थे। उन दोनों को देखकर हमारे मुंशी का माथा ठनका और वो अब हमारे इर्द गिर्द मंडलाता रहा था ताकि हमारी बातों से कुछ अंदाजा लगा सके। कुछ देर के लिए मुंशी चाय वाय का इंतजाम करने बाहर गया तो मैंने रईस भाई से कहा, इस मुंशी को अपने साथ क्यों ना ले लें? क्यों? रईस भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत बेकरार नजर आ रहा है, साथ ले लेते हैं, जरा तफरी रहेगी। कुछ नहीं तो खाने पीने का सामान ही उठाएगा।
वैसे भी वो उस अफरीद के राज से वाकिफ है। ठीक है, ले लेते हैं, लेकिन उसे ये नहीं बताना कि हम रीछ इंसान को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। उससे सिर्फ आम शिकार का जिक्र कीजिएगा। अच्छा ठीक है, रईस भाई ने मेरी बात समझते हुए गर्दन हिला दी। करम इलाही और फजल इलाही क्योंकि इस गुफ्तगू के पस मंजर से वाकिफ ना थे, इसलिए उनके चेहरों पर सवाल आ जा रहे थे। जब मैंने अफरीद से पहली मुलाकात का हाल उन्हें सुनाया और ये बताया कि मुंशी किस तरह सर पर पांव रखकर वहां से भागा था, तो दोनों के चेहरे खिल गए। करम इलाही ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, फिर तो मजा रहेगा। कोई आधे घंटे बाद हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में उस मकाम की तरफ रवाना हुए जहां कल अफरीद से मुलाकात हुई थी। वहां उसका मिल जाना यकीनी तो न था, लेकिन तय यही हुआ था कि हम अपनी मुहिम का आगाज उसी जगह से करें। इस फैसले के पीछे कोई वाज़ेह मंतक ना थी, लेकिन इस मुहिम का आगाज कहीं से तो करना था। लिहाजा यही तय हुआ कि उसकी तलाश उसी मकाम से की जाए। शायद आसपास के इलाके में उससे कहीं मुलाकात हो जाए। मुंशी हमारी गाड़ी में मौजूद था और बहुत खुश था। खुश क्यों ना होता, उसे हमने साथ जो ले लिया था। उस अफरीद को क्या मालूम था कि आइंदा कैसे कैसे सख्त मकामात आने वाले हैं। उस मकाम पर पहुंचकर हमने अपनी गाड़ियां एक तरफ खड़ी की और जंगल में दाखिल हो गए। रईस भाई सबसे आगे थे, उनके पीछे मुंशी, फिर मैं और मेरे पीछे वो दोनों भाई। जगह कुशादा होती तो हम सब साथ ही चलते। हम लोग बहुत एहतियात से चारों तरफ नजर दौड़ाते आगे बढ़ रहे थे कि यकायक हमारे पांव जमीन में गड़ गए। पांव गड़ने की वजह दरअसल वो चीख थी जो नजदीक ही से सुनाई दी थी। अभी हम सोच ही रहे थे कि ये चीख किसकी है। सामने से मुंशी भागता हुआ नजर आया। खौफ के मारे उसका बुरा आलम था। उसके मुंह से बड़ी खौफनाक आवाजें निकल रही थीं और हालत उसकी ऐसी थी कि हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। वो हाथ में पजामे का कमरबंद थामे उसे कंधे से उतारता, चीखता चिल्लाता, दुहाई देता हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम चारों को देखकर उस लंगूर ने मुंशी के कंधे से छलांग लगाई और दौड़ता हुआ दरख्तों में गुम हो गया। रईस भाई ने फौरन उसका पीछा किया। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये तो वही जगह है जहां हमने कल लंगूर मारा था। ये ख्याल आते ही हम सब भी रईस भाई की तकलीद में चल दिए। हमने जल्द ही रईस भाई को जा लिया। वो एक बड़े से पत्थर पर खड़े दरख्तों की ओट से सामने की तरफ देख रहे थे। हमारी आहट सुनकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और खामोशी से अपनी तरफ आने का इशारा किया। हम सब बहुत आहिस्तगी से चलते उनके नजदीक पहुंच गए। जब मैं पत्थर पर उनके बराबर खड़ा हुआ तो सामने बड़ा अजीब मंजर देखा। बहुत से लंगूर एक दायरे की शक्ल में बैठे थे और दरमियान में उस लंगूर की लाश पड़ी थी जिसे रईस भाई की राइफल ने मौत के घाट उतार दिया था। लाश के साथ एक अकेला लंगूर सर झुकाए बैठा था। शायद वो मरने वाले लंगूर की मादा थी। ये सारे लंगूर इतने नज्म ज़ब्त से बराजमान थे कि उन्हें देखकर हैरत हो रही थी। गालिबन वो मरने वाले लंगूर की लाश पर मातम पुना थे। हम लोग कुछ देर बड़ी दिलचस्पी से उस ताज़ियती जलसे को देखते रहे। जब उनकी नशिस्त में किसी किस्म की तब्दीली ना हुई तो हम लोग खामोशी से वहां से हट आए और अपनी राह पर चल पड़े। मुंशी, तुम चुपचाप कहाँ खिसक लिए थे? मुझे मालूम था कि वो कहाँ रह गया था। बस जरा उसे छेड़ने के लिए बोला, भाई जहां जाया करो जरा बताकर जाया करो। वो बड़ी खैर हो गई आज, वरना ये लंगूर मुंशी को पकड़ कर ले जाते और इससे रोटियां पकवा कर खाते। फजल इलाही ने निहायत संजीदगी से कहा, इतनी संजीदगी से कि रईस भाई को भी हंसी आ गई। साहब जी, वो अचानक ही मेरे ऊपर कूद पड़ा था, बस इसीलिए मैं डर गया, वरना मुझे मालूम होता कि लंगूर मेरे कंधे पर आ बैठा है तो मैं भला डरता उससे। मुंशी ने जरा गर्दन अकड़ा कर कहा, हाँ देखो भला, तुम्हें अगर मालूम होता कि लंगूर तुम्हारे कंधे पर आ बैठा है तो तुम फौरन उसके सर पर हाथ फेर कर कहते, लो बेटा आज का ताज़ा अखबार पढ़ो। इस मर्तबा करम इलाही ने मुंशी की खबर ली। हम लोगों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। बेचारा मुंशी शर्मिंदा होकर बगले झांकने लगा। दोपहर तक हम लोगों ने जंगल का खासा हिस्सा छान मारा, लेकिन उस अफरीद से कहीं मुलाकात ना हुई। अब भूख लगने लगी थी, लिहाजा एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाल दिया। मुंशी ने एक चादर बिछाकर खाना लगा दिया। मुंशी था बहुत सलीके का। उसने उस जंगल में भी कुछ इस तरह खाना पेश किया कि हमें लगा जैसे हम जंगल में ना हो, घर में हो। खाना खाकर कुछ देर हम लोगों ने आराम किया और फिर राह मुतय्यन करके निकल पड़े उस अफरीद की तलाश में। वैसे आज का दिन हमें ज़ाया होता दिखाई दे रहा था। हम क्योंकि ख़ास तौर पर उस रीछ इंसान की तलाश में निकले थे, इसलिए उसका दिखाई दिए जाना बहाल ही था। यूं तो बगैर ढूंढे वो हमें 2 बार मिल चुका था। 1-2 बार कुछ ऐसे जानवर दिखाई दिए जिन्हें शिकार किया जा सकता था, लेकिन हम लोगों ने शिकार को सामने से गुजर जाने दिया।
ये सोच कर के कहीं गोली की आवाज़ से चौंक कर वो अफरीद इस इलाके से फरार ना हो जाए। इस सारी एहतियात का शाम तक ये नतीजा निकला कि ना खुदा ही मिला और ना विसाले सनम। अंधेरा फैलने लगा था। जंगल में वैसे भी शाम जल्दी हो जाती है। हम लोगों ने अब अपनी गाड़ियों की तरफ रुख किया। सूरज गुरूब होने से पहले हमें अपने ठिकानों पर पहुंच जाना था। दूसरे दिन का प्रोग्राम तय करके करम इलाही और फजल इलाही अपने इलाके की तरफ चले गए और हमने अपने जंगल का रुख किया। आगे जाकर एक चौराहा आता था। एक सड़क मजदूरों की बस्ती की तरफ जाती थी और दूसरी हमारे पड़ाव की तरफ। जब हम उस चौराहे पर पहुंचे तो वहां 4-5 मजदूर खड़े नजर आए। ये तुम्हारी उम्मत यहां क्यों खड़ी है? रईस भाई ने मुंशी से मुखातिब होकर कहा। मुंशी उन्हें देखकर पहले ही तजब्जुब के आलम में पड़ गया था। वो सर खुजाते हुए बोला, पता नहीं साहेब, आप जरा गाड़ी रोकें, मैं देखता हूं क्या मामला है। रईस भाई ने गाड़ी उन मजदूरों के पास जाकर खड़ी की। मुंशी को देखकर उन लोगों के चेहरों पर खुशी फैल गई। ये मजदूर अपने ही थे। मुंशी गाड़ी से उतरकर उनके पास चला गया। मजदूरों ने उसे घेरे में ले लिया और लगे चाय चाय करने। वो अपनी जबान में मुंशी को कुछ बता रहे थे और मुंशी के चेहरे पर उनकी बातें सुन सुनकर हवाइयां उड़ती जा रही थीं। रईस भाई, मुंशी का चेहरा देख रहे हैं आप? हाँ, कोई खास बात मालूम होती है। रईस भाई ने उसका चेहरा बगौर देखते हुए कहा। कहीं वो अफरीद इन मजदूरों को तो नजर नहीं आ गया? शायद। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा। रईस भाई फिक्रमंद होते हुए बोले। अरे आप परेशान क्यों होंगे? मुंशी को बात करके तो आने दें, मुमकिन है कोई और बात हो। मैंने रईस भाई को तसल्ली देते हुए कहा। खुदा करे ऐसा ही हो। गुफ्तगू अभी तक जारी थी। मुंशी बार बार हमारी तरफ पलट कर देखता था। उसके देखने ने हमें और शशो पंज में डाल दिया था। बिलाखिर मुझसे सब्र ना हो सका। मैं जीप से कूदकर मुंशी के पास पहुंचा और उससे पूछा, मुंशी क्या मामला है? मामला बड़ा खतरनाक है साहब। आप गाड़ी में चलकर बैठिए, मैं अभी सारी सूरत हाल से आगाह करता हूं। मुंशी ने बड़ी सफाई से मुझे वहां से टाल दिया। क्या चक्कर है? रईस भाई ने मुझे गाड़ी के नजदीक आता देखकर पूछा। मुंशी कह रहा है कि मैं आकर बताता हूं। घामड़ का बच्चा बिला वजह सस्पेंस पैदा कर रहा है। बताया क्यों नहीं उसने? ठहरो, मैं बताता हूं उसे जाकर। मैंने बड़ी मुश्किल से उन पर काबू पाया, वरना अब तक मुंशी की खैरियत पूछी जा चुकी होती। थोड़ी देर बाद मुंशी भागता हुआ आया और जीप में उछलकर बैठता हुआ बोला, साहब जी गजब हो गया। रईस भाई ने कोई जवाब ना दिया। मैंने उनके होंठ सख्ती से भींचे देखे। शायद वो गुस्सा पीने की कोशिश कर रहे थे। मुंशी क्या हुआ? क्या वो रीच इंसान नजर आ गया है इन लोगों को? मैंने उससे पूछा। नहीं साहब, इससे भी भयानक बात हुई है। मुंशी गहरा सांस लेकर बोला। वो क्या? कल आप लोग मजदूरों की बस्ती की तरफ गए थे ना? हाँ, गए तो थे, मैंने कहा। बस आप लोगों के वहां से निकलने के थोड़ी ही देर बाद सूरज बाबा बस्ती में नमूदार हो गए थे। वो हस्बे मामूल अग्नि पूजा तक वहां रहे। इस असना में वो काला नाग भी उनके पास पहुंच गया था। सूरज बाबा ने पिछली बार की तरह से एक बड़े प्याले में अपने हाथ से दूध पिलाया। फिर वो नाग कुछ देर उनके सामने फन फैलाए खड़ा रहा, जैसे नजरों में कोई बात हो रही हो। थोड़ी देर बाद सूरज बाबा ने उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंका। फिर वो बड़ी खामोशी से चबूतरे से उतरकर तारीकी में गुम हो गया। चांद की पूरी आबोताब के साथ वो वहीं बस्ती में रहे और अग्नि पूजा खत्म होते ही वो बस्ती छोड़ गए। उस दोराहे तक बस्ती के लोग उनके साथ आए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने उन्हें लौट जाने को कहा और वो खुद सामने वाले जंगल में दाखिल होकर गुम हो गए। मुंशी सांस लेने के लिए रुका। वो भयानक बात अभी तक नहीं आई। रईस भाई से आखिर जब्त ना हो सका। साहब जी, वही बताने जा रहा हूं, आप गाड़ी चलाएं, मुंशी ने बड़ी नरमी से कहा। अच्छा, ये कहकर रईस भाई ने गाड़ी स्टार्ट की। इस अच्छा में बड़े मायने पिन्हा थे। तो साहब जी, फिर ये हुआ कि आज सुबह जब वो 3 मजदूर बाबा के चेले की कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने वहां मामला ही उलट पाया। उस शैतान की लाश वहां मौजूद ना थी और वो नाग जिसे सूरज बाबा ने रात को अपने हाथों से दूध पिलाया था, कुचला पड़ा था। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी पत्थर से उसका मुंह कुचल दिया गया हो। ये देखकर वो मजदूर बस्ती में आए, लोगों को सूरत हाल से आगाह किया। इस खबर ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। उन्होंने आसपास का तमाम इलाका छान मारा, लेकिन उस चेले की लाश का कहीं सुराख न मिला। पता नहीं वो लाश कहाँ गायब हो गई। मुंशी ने जंगल की तरफ देखते हुए बात खत्म की। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात हुई। 26 साल से वो लाश गैर महफूज होने के बावजूद महफूज पड़ी थी। अब एक ही रात में ये इनकलाब आ गया, और वो भी सूरज बाबा के जाने के फौरन बाद।
मैं रईस भाई से मुखातिब था। ये हरकत किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। कुछ समझ में नहीं आता, रईस भाई ने सोचते हुए कहा। फिर मुंशी से मुखातिब होते हुए बोले, ये मजदूर यहाँ क्या कर रहे थे? असल में सूरज बाबा इस जगह से जंगल में दाखिल हुए थे। ये लोग इसी उम्मीद पर यहाँ मौजूद थे कि शायद सूरज बाबा कहीं दिखाई दिए जाएं तो वो लाश गायब होने की खबर उन तक पहुंचा दें। मुंशी ने बताया, वो तो अब 12 बरस के बाद ही लौटेंगे। मैंने मुंशी की तरफ देखा। हाँ साहिब जी, रीत तो यही है, मुंशी ने जवाब दिया। हम पड़ाव तक इस मसले पर गौर करते आए कि ये लाश किसने उड़ाई होगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हम किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। जब हमने अफरीद के ना मिलने और चेले की लाश गायब होने की खबर चचा जान को सुनाई तो वो हैरान व परेशान हो गए। दूसरे दिन प्रोग्राम के मुताबिक हम तैयार होकर बैठ गए। करम इलाही और फजल इलाही ने सुबह ही हमारे पास पहुंच जाना था, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा था और उनके आने की उम्मीद कम होती जा रही थी। वक्त मुकर्ररा से जब 2-2.5 घंटे ऊपर हो गए तो रही सही उम्मीद भी खाक में मिल गई। समझ में नहीं आया कि ये लोग कहाँ रह गए। रईस भाई फिक्रमंद हो गए। कहीं गाड़ी वाड़ी न खराब हो गई हो? नहीं, गाड़ी तो उनकी ठीक है। उन पर खौफ तो सवार नहीं हो गया? खौफ कैसा, अभी तो उन्होंने अफरीद को देखा ही नहीं। हाँ ये तो है। फिर आखिर क्या हुआ? सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। आइए हम दोनों ही चलते हैं, मैंने अपनी बंदूक हाथ में लेते हुए कहा। ठीक है चलो, ये कहकर रईस भाई खड़े हो गए। इतने में मुंशी भागा भागा आया। उसने फॉरेस्ट ऑफिसर के आने की इत्तला दी। चचा जान इस वक्त पड़ाव में मौजूद न थे, वो ऊपर कटाई की निगरानी के लिए गए हुए थे, लिहाजा रईस भाई का रुकना जरूरी था। मजबूरन प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। फॉरेस्ट ऑफिसर रईस भाई ही से मिलने आया था। वो उन्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता था। रईस भाई ने उसे बिठाकर उसे चाय वाय पिलाई, फिर मुझसे ये कहकर कि मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ चले गए। उनके जाने के बाद मैंने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर लेटकर रिसाला पढ़ने लगा। रिसाला पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। दिमाग पर क्योंकि सूरज बाबा, उनका चेला और अफरीद बसा हुआ था, इसलिए उनका ख्वाब में आ जाना कोई अचंभे की बात न थी। मैंने ख्वाब में सूरज बाबा को देखा। वो एक पत्थर पर आलती पालती मारे बैठे थे। सुर्ख सफ़ेद चेहरा, सर और दाढ़ी के बाल एकदम सफ़ेद रेशम जैसे, जिस्म पर गिरवे रंग की धोती, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला। वो इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। अचानक मेरी आंख खुल गई। देखा तो चचा जान सामने खड़े थे। दोपहर हो गई भाई, क्या खाना नहीं खाना? जी हाँ, क्यों नहीं। मैं फौरन ही उठ गया और हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। इतने में मुंशी ने खाना चुन दिया। खाना खाते हुए मैंने अपने ख्वाब के बारे में चचा जान को बताया तो वो खूब हंसे, लेकिन मेरे चेहरे पर संजीदगी के तासुरात देखकर वो भी संजीदा हो गए। क्या बात है भाई, इस ख्वाब ने तो तुम पर गहरे ही असरात छोड़े हैं। चचा जान, जाने बार बार मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है जैसे इस ख्वाब के पीछे कोई ना कोई बात जरूर है, कोई इसरार छुपा हुआ है। अरे कुछ नहीं है भाई, तुम आराम से खाना खाओ। उनकी नसीहत के मुताबिक मैंने आराम से खाना खाया। खाना खाकर कुछ देर आराम किया। रईस भाई अभी तक वापस ना आए थे। चचा जान कटाई की निगरानी के लिए ऊपर जा रहे थे। मुझे भी उन्होंने अपने साथ चलने को कहा। मैं ये सोचकर के तन्हा झोपड़ी में रहकर क्या करूंगा, उनके साथ हो लिया। आधे घंटे तक हम जंगल के नशेब व फराज से गुजरते रहे। जब हम पड़ाव पर पहुंचे तो वहां हर तरफ बांसों का ढेर देखा। 2-4 आदमी इधर उधर घूम रहे थे। उन बांसों के ढेरों के दरमियान एक झोपड़ी बनी हुई थी। चचा जान उस झोपड़ी में बैठकर बांसों का हिसाब किताब करने लगे। मेरी दिलचस्पी का यहाँ कोई सामान ना था। मेरा ख्याल था कि मैं मजदूरों को यहाँ बांसों को काटते हुए देखूंगा, लेकिन ये जगह तो बतौर गोदाम इस्तेमाल होती थी। मालूम हुआ कि कटाई तो कहीं बहुत अंदर जाकर होती है। मैंने कुछ देर इधर उधर वक्त गुजारा। जब खासा बोर होने लगा तो मैंने चचा जान से जाने की इजाज़त चाही। अरे क्यों, बोर हो गए क्या? चचा जान ने कलम रोकते हुए कहा। मेरा ख्याल है रईस भाई अभी तक आ गए होंगे। अच्छा ठहरो, मैं किसी आदमी को तुम्हारे साथ कर देता हूँ, वो तुम्हें पड़ाव तक पहुँचा देगा। ये कहकर उन्होंने किसी को आवाज़ दी। अरे नहीं चचा जान, किसी आदमी की ज़रूरत नहीं, सीधा रास्ता है, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। मैंने ये बात इस यकीन से कही कि चचा जान को मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश न रही। अच्छा ठीक है। मैं उन्हें खुदा हाफिज कहकर बड़े इत्मीनान से अपने पड़ाव की तरफ चल दिया। अभी थोड़ी दूर चला हूँगा कि सामने से मुंशी आता हुआ नजर आया। उसने सलाम किया। मुंशी, रईस भाई आ गए क्या? मैंने उसके सलाम का जवाब देकर पूछा। हाँ जी, उन्हें खाना खिलाकर ही वहाँ से चला हूँ।
आपके बारे में पूछ रहे थे वो। ठीक है, मैं अब वहीं जा रहा हूँ। साहब जी, आपको रास्ता तो याद है? मुंशी, रास्ता तो सीधा है, ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। बस यहीं से मेरी बदबख्ती का दौर शुरू हुआ। मैं जिस रास्ते को सीधा और आसान समझ रहा था, वो इतना टेढ़ा और मुश्किल साबित हुआ कि एक क़यामत मुझ पर से गुजर गई। वो रास्ता वाकई सीधा था, बस एक जगह मुझसे चूक हो गई। उस दोराहे पर जहाँ दो पगडंडियाँ दो मुख्तलिफ समतों को जाती थीं, मैं दाएं जानिब वाली पगडंडी के बजाय बाएं जानिब वाली पगडंडी पर चल पड़ा। और होश उस वक्त आया जब होश में आने का कोई फ़ायदा न था। मैं जंगल की भूल भुलैयों में फंस चुका था। मैं अपने अंदाजे से जैसे ही सीधी राह पकड़ने की कोशिश करता, वो रास्ता किसी ऊंची चट्टान पर ख़त्म हो जाता, या आगे कोई खाई आ जाती, या फिर घना जंगल शुरू हो जाता। नतीजे में मैं सर पकड़कर बैठ जाता। रास्ता भूलने का खौफ मेरे आसाब पर सवार होता जा रहा था। मज़े की बात यह थी कि मैं कतन निहत्था था। बंदूक में अपने साथ लेकर नहीं चला था, और चाकू जैसी चीज़ भी अपनी जेब में ना थी। किसी दरिंदे से सामना होने की सूरत में सर झुकाकर खुद को पेश करने के सिवा कोई चारा न था। पहले मैंने सोचा कि ज़रा अपने हवास दुरुस्त किए जाएं। हवास दुरुस्त करने के लिए किसी बदतरीन बात पर गौर करना ज़रूरी था। मसलन मैंने सोचा कि शायद मैं अब कभी अपने पड़ाव तक न पहुंच सकूं। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पड़ाव तक न पहुंचा तो इस दरिंदों से भरे जंगल में कितने दिन जिंदा रहूंगा। फ़र्ज करो किसी दरिंदे की नज़र इनायत से मैं किसी तरह महफूज रहा, तो इस जंगल में भूखा प्यासा कितने दिन जिंदा रहूंगा। लिहाजा मैंने फ़ौरन बड़ी फ़राख्दिली से यह नतीजा निकाला कि मैं बहुत जल्द अल्लाह को प्यारा होने वाला हूँ। जब मैंने मौत को चादर की तरह अपने ऊपर ओढ़ लिया, तो आप यकीन जाने कि मेरे दिल से खौफ के बादल फ़ौरन ही छट गए। सबसे पहले मैंने अपनी मुदाफ़त के लिए एक लंबा सा बांस तोड़ा और उसे लाठी की तरह हाथ में लेकर थामा। फ़ौरन ही दिल में एतमाद पैदा हुआ कि छोटा मोटा जानवर इतनी आसानी से नुकसान न पहुंचा सकेगा। अब हाथ पर हाथ रख कर बैठने का वक्त न था। शाम होने वाली थी और दिन की रोशनी में रास्ता तलाश करने की जितनी कोशिश हो सकती थी कर लेनी चाहिए थी। सवाल ये था कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। फ़ौरन ही एक तरकीब दिमाग में आई। अल्लाह का नाम लेकर सिक्का उछाला जाए और दो मुंतखब रास्तों में से सिक्के के मुताबिक चला जाए। सिक्का उछालकर मैंने एक समत पकड़ ली और तेज तेज चलने लगा। आगे जैसे ही रास्ते में पेचीदगी पैदा होती, मैं फ़ौरन सिक्के का सहारा लेता, फिर चल पड़ता। मैं तकदीर के सिक्के के सहारे आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन ये मालूम न था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस खुदा के भरोसे पर आगे बढ़ा जा रहा था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और वो वक्त ज़्यादा दूर ना था जब हाथ को हाथ सुझाई देना बंद हो जाता। इससे पहले कि जंगल में मुकम्मल तारीकी फैलती, मैं आगे बढ़ने का प्रोग्राम मुलतवी करके एक ऊंचे और मजबूत दरख्त की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। इस जंगल में ऐसे दरख्तों की कमी ना थी। बिलाखिर एक दरख्त पर मेरी नजरें जम गई। यह दरख्त ऊंचा था, मजबूत था और ज़रा अलग थलग था। मैंने उस दरख्त पर रात गुजारने का फैसला कर लिया। बस यही एक जरिया था जिससे खुद को महफूज किया जा सकता था, और वो भी किसी हद तक, क्योंकि रीछ या वो अफरीद इस दरख्त पर भी चढ़कर मेरी खैरियत पूछ सकता था। मुझे दरख्त पर चढ़ने में कोई दिक्कत पेश न आई। बचपन की प्रैक्टिस काम आ गई। मैंने दरख्त पर एक महफूज जगह तलाश की और अल्लाह से लौ लगाकर बैठ गया। दिल ही दिल में दुआएं करने लगा कि जंगल की ये पुरफसूं रात किसी तरह खैरियत से गुजर जाए। मुसीबत के वक्त हमें खुदा कसरत से याद आता है, इसका अंदाज़ा हर शख्स को होगा। अगर यही शिद्दत खुशबख्ती के ज़माने में भी बरकरार रहे तो शायद हम पर कोई मुसीबत ही नाजिल ना हो। मैं धड़ाधड़ अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहा था, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा रहा था कि अल्लाह मुझ भटके हुए को सीधा रास्ता दिखा, जंगल के इस चाल से निकाल, मेरी जान की हिफाजत कर। दुआ मांगते मांगते मेरा ध्यान पड़ाव की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि अब तक उन लोगों के मेरे गुम होने का पता चल गया होगा, वो ज़रूर कोई न कोई तदबीर कर रहे होंगे। फिर सोचने लगा, वो लोग मुझ तक किस तरह पहुंच सकते हैं? उनके पास कोई जरिया नहीं। मुझे इस रात के शर से बचाने की उनके पास क्या तदबीर हो सकती थी भला? अगर कोई तदबीर भी थी तो मेरा जहन इसे सोचने से कासिर था। बाद में रईस भाई की ज़बानी मालूम हुआ कि जब चचा जान मगरिब के वक्त पड़ाव में पहुंचे तो रईस भाई ने उन्हें तन्हा देखकर मेरे बारे में पूछा। चचा जान के जवाब ने रईस भाई को लरसा दिया, क्योंकि उनके बयान के मुताबिक मुझे कब का पड़ाव में होना चाहिए था। दोनों बाप बेटों को फौरन ही सूरत हाल की संगीनी का इल्म हो गया। रईस भाई एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर गाड़ी की तरफ भागे, और उस वक्त जब मैं उनके बारे में सोच रहा था, वो फॉरेस्ट ऑफिसर के बंगले की तरफ उड़े चले जा रहे थे। वहाँ उन्होंने सूरत हाल बताकर जंगल के मुहाफिज और सर्च लाइट वगैरह हासिल की। पड़ाव वापस आ गए।
वहां से उन्होंने चंद मजदूरों को पकड़ा और 10-12 आदमियों का ये काफिला मुझे तलाश करने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो सारी रात ढोल पीटते, मुझे आवाज़ें देते, दरख्तों पर सर्च लाइट डालते, जंगल में कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते रहे। मैं जाने जंगल के किस हिस्से में अपनी जान छुपाए सहर होने का इंतजार कर रहा था। वो क़यामत की रात थी। तन्हा आदमी, दरिंदों से भरा जंगल, खौफनाक तारीकी, अजीब अजीब लर्जा देने वाली आवाज़ें, लम्हा लम्हा खौफ, लम्हा लम्हा हैरत और वसवसे तरह तरह के। उस रात मालूम हुआ कि जंगल की साएं साएं क्या होती है। वो पूरी रात जैसे सूली पर गुजरी। सूली पर भी शायद इतना खौफ, दहशत और बेचैनी ना होती जितनी उस रात हुई। हर आहट पर कान खड़े होते, हर आवाज़ पर दिल धड़कता और हलक में आता हुआ महसूस होता। मैं बांस को मजबूती से पकड़ लेता और आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में घूरता। कुछ नजर न आता। यही अजाब झेलते बिलाखिर उम्मीद का सूरज चमका। जंगल में जहां शाम जल्दी होती है वहां सहर देर से होती है। मेरी घड़ी सूरज तुलू होने का ऐलान कर रही थी, लेकिन जंगल में इस तरह अंधेरा फैला हुआ था जैसे रात के 3 बजे हों। खैर, ये कोई मसला ना था। मुझे इस बात की खुशी थी कि रात बखैर गुजर गई। अंधेरे का क्या था, इसने तो छटना ही था। जंगल कब तक उजाले की किरणों से मुकाबला कर सकता था। रोशनी फैलने के साथ ही मैंने दरख्त से फिसलना शुरू किया और नीचे आकर सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। तभी खूं खूं की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। यह आवाज़ मेरी पुश से आई थी। मैंने फौरन पलट कर देखा और बांस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। वो एक लंगूर था जो दरख्त की शाख से झूल रहा था और उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। मैंने उसे डराने के लिए बांस को ज़रा हरकत दी। वो तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था। मैंने फौरन बांस सीधा किया। वो मेरे नज़दीक आकर रुका, फिर उसी तेज़ी से वापस हो गया। मुझसे कुछ फासले पर जाकर बैठ गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे घूरने लगा। चंद लम्हों बाद फिर वो तेज़ी से मेरी तरफ आया। इस मर्तबा मैं खामोशी से खड़ा रहा। वो मेरे नज़दीक आकर रुका, खूं खूं की, फिर तेज़ी से वापस उसी जगह बैठ गया। मैं उसकी इस हरकत से उलझन में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मुझे घूरने के बाद उसने फिर वही हरकत की। तेज़ी से मेरी तरफ आता, खोकियाता और फिर वापस चले जाता। इस मर्तबा मैं कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ा। मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो जोर जोर से उछला, जैसे मुझे अपनी तरफ आता देखकर खुश हुआ हो, और आगे की तरफ भागने लगा। मैं चंद कदम उसकी तरफ उठाकर रुक गया। मुझे रुकता देखकर उसने फिर वही हरकत की। मेरी तरफ तेजी से आया, खूं खूं की और फिर उसी तेजी से वापस जाकर कुछ फासले पर बैठ गया। मैंने फिर उसकी जानिब कदम बढ़ाए तो वो फिर जोर जोर से उछलकर आगे चलने लगा। इस मर्तबा मैंने चंद कदम के बजाय 20-25 कदम उसकी समत उठाए तो वो चीता ही हो गया। मैं चलते चलते अचानक रुक गया और उसे गौर से देखने लगा। उसने जब चलते चलते पीछे मुड़कर देखा और मुझे खड़े पाया तो खुद भी रुक गया और उसी अंदाज से मेरी तरफ तेजी से आया। दांत नुकूस कर आवाज़ें निकाली और फिर तेजी से वापस चल दिया। अब ये बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई थी कि वो लंगूर मुझे अपने साथ चलने का इशारा कर रहा था। मैं इसे खुदा की मदद समझकर उसके पीछे चल दिया। मुझे मुस्तकिल अपने ताक़ुब में आता देखकर वो ज़ोर ज़ोर से उछलता और फिर कभी ज़मीन पर और कभी दरख्तों की शाखों से झूमता तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। उस लंगूर की रहनुमाई में चलते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया। वो मुझे बड़े ख़तरनाक रास्तों से गुजार कर अपने साथ ले जा रहा था। एक जगह चलते हुए एक ऐसा रास्ता आ गया कि मुझे ठहरना पड़ा। वो लंगूर तो बड़े मज़े से उस उमूदी चट्टान पर चढ़ता चला गया, लेकिन मेरे लिए उस चट्टान पर चढ़ना आसान ना था। जब उसने मुझे नीचे खड़ा देखा तो दांत नुकुस कर आवाज़ें निकाली। गालिबन वो मुझे अपने पीछे आने की तरगीब दे रहा था, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि मैं चौपाया नहीं, 2 टांग का जानवर हूँ, वो भी बोलने वाला। कुछ देर वो चट्टान पर बैठा कलाबाजियाँ खाता रहा, फिर अचानक फिसल कर नीचे आया और मेरे करीब से गुजरता हुआ एक तरफ चल दिया। मैं फिर उसके ताक़ुब में चल दिया और ये अंदाज़ा करते मुझे ज़रा देर न लगी कि अब वो जिस रास्ते से जा रहा था वो घूमकर ज़रूर उस चट्टान के अक़ब में निकलता होगा। और हुआ भी ऐसा ही। वो रास्ता खासा घूमकर चट्टान के पीछे निकला। वो लंगूर उछलता कूदता तेजी से आगे चला जा रहा था, इतनी तेज कि मैं पीछे रह जाता। मुझे पहले देखकर वो रुक जाता और अपने कान खुजाने लगता। अब मैं उसके पीछे चलते चलते थकने लगा था। मंजिल थी कि आके नहीं दे रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। अचानक ख्याल गुजरा कि ये लंगूर कहीं मुसीबत में ना फंसा दे। मुमकिन है ये मुझे लंगूरों के गढ़ में लिए जा रहा हो। शायद लंगूर मुझसे अपने भाई के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं। फौरन ही जहन ने इस ख्याल की तरदीद की। जानवरों में इतनी अकल कहाँ
कि वो ऐसी मंसूबाबंदी से काम लें, और फिर ये सब इत्तेफाकन हो गया था। मैं न रास्ता भूलता और ना इस लंगूर से मुलाकात होती। हाँ, ये पड़ाव से मुझे खींच कर लाता, फिर तो इस तरह की बात सोची जा सकती थी। मैंने लंगूरों को लाश के गिर्द जिस अंदाज से बैठे देखा था, इससे उनकी इसरारियत उजागर होती थी। खैर, जो कुछ भी था सामने आने वाला था। मैं तो पहले ही खुले समंदर में एक टूटी कश्ती पर सवार था। जिंदगी की आस के लिए मैं हर तरह का खतरा लेने के लिए तैयार था। कुछ देर के बाद मैं उस लंगूर के साथ नाले पर आ निकला। मेरा ख्याल था कि मुझे उस नाले को पार करना होगा। मैं उसकी गहराई का अंदाजा लगाने की कोशिश में था कि लंगूर नाले के साथ साथ चलने लगा। नाले के किनारे पत्थर ही पत्थर थे। मुझे उन पत्थरों पर चलने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन वो लंगूर मजे से छलांगे भरता आगे बढ़ा जा रहा था। थोड़ा फासला तय करने के बाद पत्थरों का एक ऊंचा सिलसिला आ गया। यह सिलसिला ऐसा था कि उस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। पत्थर कुछ इस अंदाज से रखे हुए थे कि सीढ़ियां सी बन गई थीं। लंगूर के साथ मैंने उन पत्थरों पर कदम जमा कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। कुछ देर चढ़ते चढ़ते जो ऊपर नजर उठाई तो बकौल डार्विन तो इंसान की असल को गायब पाया। मैंने एक पत्थर पर खड़े होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, मगर हसरतची कहीं न दिखाई दिए। चढ़ते चढ़ते अपना सांस पहले ही चढ़ा हुआ था, लिहाजा एक पत्थर पर आराम की गरज से बैठ गया। सांस दुरुस्त होने में 2-4 मिनट लगे। फिर उठा और गर्दन उठाकर ऊपर देखा। उस लंगूर का दूर तक पता न था, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि वो ऊपर ही क्या होगा। लिहाजा मैं अल्लाह का नाम लेकर ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचा तो यहां का मंजर ही अजीब पाया। मुझे यकयक ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी चिड़िया घर में आ गया हूं। जहां तक मेरी नजर गई, मैंने हर तरफ परिंदों ही को पाया, कबूतर, तोते, मोर, चीने वगैरह। न जाने क्या क्या था। वो इस तरह घूम फिर रहे थे जैसे दावत में आए हों। फिर मेरी नज़र दरख्तों में घिरी बांसों की एक खूबसूरत कुटिया पर पड़ी। मैं उन परिंदों के दरमियान से गुजरता हुआ उस कुटिया की तरफ बढ़ गया। जब मैं कुटिया के नज़दीक पहुंचा तो मुझे कोई दरवाज़ा न दिखाई दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह कुटिया की पुश्त है। मैं दाएं जानिब से घूमकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक मेरी सिट्टी गुम हो गई। मैं दम बखुद उस शय को देख रहा था जो अपने हाथ पांव पसारे बड़े आराम से लेटी हुई थी। मुझे देखकर उसने गर्दन उठाई और फिर उसकी धाड़ से पूरा पहाड़ हिल गया। मैं तेजी से पलट कर भागा। अभी मैं कुटिया की पुश्त पर ही था कि उसमें से आवाज आई, डरो मत, यहां कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं भागते भागते रुक गया। उस आवाज में ऐसा ही सहर था। शेर ने अगरचे धाड़ना बंद कर दिया था, इसके बावजूद मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं उसके सामने से गुजरकर कुटिया में पहुंचूं और उस आदमी से मुलाकात कर सकूं जिसकी आवाज ने मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी थीं। मैं अभी गोमागो के आलम में था। फैसला नहीं कर पा रहा था कि सर पर पांव रखकर भागूं या आवाज की पुकार पर फिर शेर के मुंह में चला जाऊं। डरो मत, अंदर आ जाओ, इसे बिल्ली समझो। अंदर से फिर आवाज आई। मैं डरते डरते आगे बढ़ा तो सामने से वही शेर आता हुआ नजर आया। एक लम्हे को मेरी रूह मेरे जिस्म से परवास कर गई। फिर वो अनोखी बात ज़हूर पजीर हुई। वो खौफनाक शेर मेरे बराबर से बिल्ली की तरह गुजर गया। मैं कुटिया के बांसों से चिमटा उसे दूर तक जाता हुआ देखता रहा, यहां तक कि वो उस पहाड़ी से नीचे उतर गया। मेरी जान में जान आई। अब मैं कदम जमाता हुआ कुटिया की तरफ बढ़ा। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और दरवाजे पर हनुमान जी बराजमान थे। मुझे देखकर उस लंगूर ने 4-5 कलाबाजियां खाईं और जोर से उछला। गालिबन ये खुशी का इजहार था। उछलते हुए वो एक मर्तबा दरवाजे से टकराया तो वो फौरन ही खुल गया। खुले दरवाजे से मुझे जो कुछ नजर आ रहा था वो मेरी आंखें खोल देने के लिए काफी था। मेरे सामने जमीन पर 4 लंगूर बैठे थे। उन लंगूरों के दरमियान एक सुर्ख शॉल पड़ी थी और उस शॉल पर वो हाथ रखा था। कौन सा हाथ? वो हाथ जो बरेली आते हुए मुझे ट्रेन में मिला था, जो किसी औरत का था और कोहनी से कटा हुआ था। गोरे रंग का यह हाथ काली चूड़ियों से भरा हुआ था। कलाई पर कहीं कहीं जख्मों के निशानात थे जो मुजामत के दौरान चूड़ियां टूटने से आए होंगे। हाथ की उंगली में एक भारी सी खूबसूरत सोने की अंगूठी थी। लंगूरों ने मुझे देखकर उस हाथ को बड़ी एहतियात से उठाया और खूं खूं करते कुटिया से बाहर निकल गए। उनके निकल जाने के बाद जब मैंने कुटिया में नजर दौड़ाई तो दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में मैंने शेर की खाल पर एक शख्स को आलती पालती मारे बैठे देखा। उसके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। होंठों पर धीमी धीमी मुस्कान थी और आंखों में हीरे जैसी चमक थी। घनी और लंबी दाढ़ी, सर के बाल शानों पर पड़े हुए, सुर्ख सफेद चेहरा, सेहतमंद जिस्म। मजमूई तौर पर वो एक पुरवकार और पुरकशिश आदमी था।
और अपने चेहरे मोहरे से 40 साल का दिखाई देता था। उस वक्त मैं अजीब कैफियत से दो चार था। मुझे पिछले दिनों में इतने अनोखे वाकयात पेश आए थे और ऐसी पुरस्कार सूरतों से दो चार हुआ था कि दिमाग सुनसा हो गया था। लगता था जैसे सोचने समझने की सलाहियतों से महरूम हो गया हूं। शायद इसीलिए मैं उस शख्स को बेवकूफ़ों की तरह देखता रहा, जबान से कुछ न बोला। उसने हीरे की तरह जगमगाती आंखों से मेरा जायजा लेते हुए हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मैं बड़ी फर्माबरदारी से नीचे बिछी चटाई पर बैठ गया और टुकर टुकर उसे देखने लगा। तुम भूखे होगे, कुछ खा लो, फिर आराम से बात करेंगे, उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, भूख तो मुझे लगी है, लेकिन इस जंगल में क्या मिलेगा खाने को? क्या खाना चाहते हो? यहाँ मुझे खाने को क्या मिल सकता है? मैंने मेन्यू तलब किया। हर चीज, दूध, दही, मक्खन, पूरी, कचौरी, आलू का साग, अचार, चटनी, मुरब्बे, सब्जी, तरकारी। बोलो क्या चाहिए? वो शख्स एक लम्हे को मुझे किसी होटल का बैरा मालूम हुआ। पूरियां, आलू का साग, अचार और चटनी, मैंने फरमाइश की। अभी मैं अपना जुमला मुकम्मल न कर पाया था कि एक और नाकाबिले यकीन बात हुई। पलक झपकते ही मेरे सामने एक बड़ी सी पीतल की थाल आ गई, जिसमें मेरी मतलूबा चीजें बड़े करीने से रखी थीं। पूरियों से भाप उठ रही थी। भूख इतनी शिद्दत की थी कि किसी बात पर गौर करना मेरे अब बस में न था। लिहाजा सारे सवालों को, जो जहन में खलबली मचा रहे थे, एक तरफ रखकर मैं खाने में मशगूल हो गया। खाना इतना मज़ेदार था और इतनी वाफिर मिक़दार में था कि मैंने खूब सेर होकर खाया। खाने के दौरान वो शख्स मुझे बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। पेट में खाना पड़ते ही मेरे होश व हवास बहाल हो गए। मैंने सोचा सबसे पहले इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए कि ये कौन है। मैंने सवाल करने के लिए अभी लब खोले ही थे कि उसने मुझे हाथ के इशारे से बोलने से मना किया और ख़ुद बोला, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर वो चंद लम्हे खामोश रहा। मेरा सब्र आजमाने के बाद गोया हुआ। मेरा नाम सूरज है। सूरज? मेरी आंखें फैल गईं। यानी सूरज बाबा? हाँ, मैं सूरज बाबा हूँ। ताज्जुब है। मेरा ख्याल था कि आप खासी उम्र के आदमी होंगे जिसकी भवें तक सफ़ेद होंगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। भवें सफ़ेद होना तो दूर की बात है, आपके सर के बाल भी सफ़ेद नहीं, सबके सब काले हैं। तुम्हारे ख्याल में मेरी उम्र क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, मैंने बड़े यकीन से कहा। मैं इस वक्त सिर्फ 80 साल का हूँ, सूरज बाबा ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। 80 साल का सुनकर मैंने बगौर सूरज बाबा को देखा, लेकिन वो कहीं से भी मुझे इतने उम्र रसीदा नजर नहीं आए। मेरा जी चाहा कि मैं कहूँ, ये बात नाकाबिले यकीन है। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठे, जैसे उन्होंने मेरी जी की बात जान ली हो। हाँ, इस दुनिया में बहुत सी बातें नाकाबिले यकीन होती हैं, और ये बातें इसलिए नाकाबिले यकीन होती हैं कि हम उनकी तह तक पहुँचने से कासिर रहते हैं। हम उनकी असल जानने की अहलियत नहीं रखते। हम जानने की ख्वाहिश रखने के बावजूद असल नहीं जान सकते। असल सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इसके लिए तपस्या करते हैं, रियाज करते हैं, कष्ट भुगतते हैं, अपने नफ्स को मारकर दायमी ज़िंदगी हासिल करते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं उनके सामने सारे पर्दे उठ जाते हैं। फिर वो कायनात में छुपी हज़ारों दुनियाओं का नज़ारा करते हैं। कायनात के राज उनके सामने आईने की तरह अयां हो जाते हैं और वो हर चीज़ को उसके असल रूप में देखते हैं। उनकी सारी हैरतें तमाम हो जाती हैं। एक आम आदमी दुनिया में जो कुछ देखता है वो हज़ारवां हिस्सा होता है उन ख़ास लोगों के मुकाबले में जो हकीकत को पा जाते हैं। मैं तुम्हें 80 साल का होने के बावजूद 40 का दिखाई देता हूँ। इसकी भी एक वजह है। मेरा जिस्म फ़ज़ाई आलूदगियों से पाक है, इसीलिए तवाना है। मैं सूरज बाबा की बात कुछ समझा, कुछ ना समझा, क्योंकि मेरा शुमार ख़ास लोगों में ना होता था। मैं तो एक आम आदमी था, नफ्स का ग़ुलाम, गुनहगार और सियाकार।